हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एक मैराथन क्लास में लेने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जितना एंशिएंट हिस्ट्री से जितने टॉपिक हैं वो पूरा एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाए। ठीक है। अगर आपको सेपरेट टॉपिक एक एक टॉपिक पढ़ना है तो आप जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, जिसमें पूरा आपको उसमें मिल जाएगा एक एक टॉपिक वाइज। जिन टॉपिक से को समझने में दिक्कत हो रही है वो जाके आप पढ़ सकते हैं, वो डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। पूरा यहाँ हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 से ढाई घंटे में आप लोगों को पूरा कवर करा दूं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। जिस टॉपिक में जिसको दिक्कत होगा वो जा करके वो सेपरेट टॉपिक देख सकता है। पूरे यहाँ पे सेपरेट टॉपिक में पढ़ाए गए हैं डिटेल में। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है ये है क्या? प्री हिस्ट्री। देखिए, जो अगर हम इतिहास में देखें तो क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल होता है, प्री हिस्ट्री होता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा बांटा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल से ही स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, पढ़ना क्या है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल आएगा, जिसमें सिंधु सभ्यता आएगा। फिर ऐतिहासिक काल आएगा। ये सारा जो है ये किसमें है? ऐतिहासिक काल में आएगा। महाजनपदास, वैदिक काल, ये सारे आएंगे। अब कहने का मतलब क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ये सब जो टूल्स मिले हैं, उसके आधार पे बांटा गया, तो उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे इसकी आद्य ऐतिहासिक काल में, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन उनकी लिपि का ज्ञान, मतलब लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इनको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या आएगा? सिंधु सभ्यता इसमें आएगी, इसके अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंगे तो फिर ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा लिखा भी जा सकता है, मतलब पढ़ा जा सकता है। जैसे ऋग्वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं पूरे, तो ये वैदिक सभ्यता हुआ, महाजनपद, बौद्ध और जैन ग्रंथ। तो ये सब सारे हैं जो कि पढ़े भी जा सकते हैं, लिखे मतलब लिखे गए हैं वो। तो ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे। तो मोटा मोटा हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है? 3 टाइप पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और वैदिक सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे ऐतिहासिक काल। तो यही 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अगर पुरातात्विक अवशेष देश भर में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। जो प्राप्त सामान है वो क्या है? पत्थर का औजार है, और मिट्टी के बर्तन है, कलाकृतियां हैं, धातु के उपकरण, ये सब प्राप्त हुए हैं। अगर यहाँ पे विभाजन की बात करें, प्री हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मध्य, देखिए पहला पार्ट पूरा पाषाण काल, दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा आएगा आपका नवपाषाण काल। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। टाइम पीरियड नहीं एग्जाम में पूछता, आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। 2 मिलियन बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक है। फिर यहाँ पे 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, और ये डिक्रीजिंग टर्म में चलेगा। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। 6,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चलेगा। और चौथा जो आ जाता है वो आता है ताम्र प्रसारण, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड, जो कि 4,000 बीसी टू 115 बीसी तक चलता है, यानी कि यहाँ पे 1500 बीसी तक चलता है। ये मोटा मोटा याद कर लीजिए। प्रागैतिहासिक काल 4 पार्ट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब क्या करते हैं हम लोग, ये समझ लेते हैं कि इस पाषाण काल से जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है ऐसे। ठीक है। कि पूरा पाषाण काल में क्या मिला, पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? तो देख लेते हैं। ये पूरा पाषाण काल की जो विशेषता है, यहाँ पे भोजन अगर बात करें तो शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल पे निर्भर रहते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आग का आविष्कार नहीं हो पाया था, तो आग का आविष्कार नहीं होने के कारण ये लोग कच्चा मांस खाते थे और कंदमूल, फूल फल खाते थे। भाषा और संचार के माध्यम के बारे में बहुत कम जानकारी मिलता है। सबसे पहले जो है 1863 में पल्लवरम, कहाँ पे है? मद्रास में है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पुरापाषाणकालीन हस्तकुठार प्राप्त किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले पुरापाषाणकालीन जो वो था, अवशेष था, वो किसको मिला था, किसने खोजा था? तो ये खोजा था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है। 1863 में पल्लवरम में। पल्लवरम है कहाँ पे स्थित? तो ये मद्रास पे स्थित है। आग की खोज की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं पूरा स्थल जो है पश्चिम। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे है प्री पूरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आएगा। ठीक है। तो ये चीज है, मतलब प्री पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मिड में, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रमुख स्थल में देखते हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में सोन जो है घाटी और कोटवार घाटी पठार ये स्थित है, मतलब ये प्रमुख स्थल है। किसके स्थल है? ये हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। शिवालिक की पहाड़ियां भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, ये भी जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है। आदमगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? नर्मदा
घाटी में स्थित है। तो ये जो आदमगढ़ पहाड़ी है, भीमबेटका, ये सारे पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा इसमें पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो आपको बताना होगा। तो आपको इसमें भीमबेटका भी दिया रहेगा, आदमगढ़ की पहाड़ी भी दिया रहेगा और 1-2 दिया रहेगा, तो आपको बताना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये पहला था, देखिए पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल आते हैं, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। तो इसमें क्या है, इसमें भोजन जो है वो शिकार एवं भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, छोटे जानवर एवं मछली ये सब, और कंद मूल पे निर्भर थे। तीर धनुष का प्रयोग स्टार्ट कब हुआ था, मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था, यानी कि मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जैसे सूर्य फलक उपकरण ये सब प्राप्त हुए हैं। क्वार्टजाइट पत्थर पहली बार यहाँ पे देखिए, जो ये प्राप्त हुए तीर धनुष के बाद फलक जो प्राप्त हुए हैं, ये क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित, जैसे अस्थि निर्मित और उपकरण, ये सब कहाँ से मिले, सराय नाहर महदहा से मिले हैं, ठीक है। ये यूपी भी साइट है, सराय नाहर राय और महदहा, ये याद कीजिएगा, प्रतापगढ़ में है ये साइट। तो ये पूछ लेता है ये साइट्स किस टाइम पीरियड से आती हैं, तो देखिए आपको दे देगा पैलियोलिथिक, ठीक, और यहाँ पे आपको दे देगा मेसोलिथिक यानी कि, और नियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, ये साइट्स। अब देखिए यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर का, देखिए क्वार्टजाइट पत्थर से जो निर्मित टूल्स मिले हैं किस काल में मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण काल में मिले हैं। तीर धनुष का सबसे पहली बार प्रयोग किस काल से पता चलता है, तो ये आपको पता चलेगा मध्य पाषाण काल से। इसमें फलक की जो है बहुत अधिकता थी, इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। आपको पूरा पाषाण काल रहेगा ऑप्शन में, बी में आपको मध्य पाषाण काल, सी में नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आपको बताना होगा किसको फलक संस्कृति कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि फलक की अधिकता के कारण इसको ये कहा जाता है। पशुओं को ये पालतू बनाना और बागवानी, आद्य कृषि, ये सब की शुरुआत हो चुकी थी। आद्य कृषि मतलब स्टार्टिंग कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। एकदम स्थायी कृषि की बात करेंगे तो वो नियोलिथिक में होता है, यानी कि नव पाषाण काल में होता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पशुओं को पालतू बनाना ये स्टार्ट हो गया था, और बागवानी ये सब लगाते थे। जैसे यहाँ पे पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो आदमगढ़ से मिला है, बागौर से मिला है, गुजरात, यूपी और यहाँ पे आता है एमपी और राजस्थान, बिहार, ये सारे जो है इन सारे स्टेट में मेसोलिथिक पीरियड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्टेट भी याद कीजिएगा, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखते हैं तो सर्व अगर बात करते हैं कृषि की, तो सर्वप्रथम अन्न उत्पादन की अगर बात करते हैं तो ये नवपाषाण काल में ही हुआ था। स्थायी कृषि करना स्टार्ट हो गया था नवपाषाण काल में। यहाँ पे लोग घर बना के रहने लगे थे। क्यों, कारण क्या था, कारण ये था कि अगर मान लीजिए कोई फसल उगाता है तो कोई फसल जो है पकने में मिनिमम 4 से 6 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे फसल होगा तो ये लगाएंगे, इसकी मान लीजिए धान है तो रुपाई किए, इसको 6 महीने लगा, गेहूं बोया तो ये 6 महीने 7 महीने जो भी लगा इसमें टाइम पीरियड। तो क्या हुआ कि अब इसको फसल काटने के लिए इनको यहाँ रहना पड़ेगा, तो स्थायी निवास। तो ऐसे क्या हुआ, एक जगह लोग रहने मतलब लगे। ऐसे मध्य पाषाण काल की बात करें अगर, और यहाँ पे देखें पूरा पाषाण काल की, तो इसमें लोग क्या थे, खाना बदोश यानी कि घुमंतु थे, घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने के लिए जाते रहते थे, वो कहीं एक जगह टिकते नहीं थे। लेकिन नवपाषाण काल में अब घर बना के रहने लगे थे लोग। क्यों, क्योंकि कृषि का आविष्कार हो गया था, तो लोगों को खाने के लिए कहीं और, देखिए पेट के लिए ही लोग जाते थे, खाने के लिए ही जाते थे इधर से उधर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे जब कृषि होने लगा तो क्या हुआ, कृषि होने से इनको अन्न की दिक्कत नहीं होती थी, तो ये एक जगह रहने लगे। तो स्थायी निवास की भी प्रथा यहीं से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जब स्थायी रहने लगे तो इनको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो चाहिए, तो क्या करते थे, पहले तो जैसे पशुओं को पालने से उनको फायदा भी होता था, कुत्ता को भी ये पालतू बनाते थे, अपनी सेफ्टी के लिए पालतू बनाते थे और जानवरों से बचने के लिए, ठीक। और यहाँ पे पशुओं को सुचारू रूप से यहाँ पे पालतू बनाने लगे अपने फायदे के लिए, ये चीज याद कीजिएगा। चावल की खेती अगर बात करें तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पूर्वी भारत में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आग का उपयोग यहाँ से शुरू हो गया था, मध्य पाषाण काल से ही आग का प्रयोग शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे होने लगता है। खेती एवं परिवहन में जानवरों का ये प्रयोग करते थे। कपास और ऊन के कपड़ों का प्रयोग यहाँ पे मिला है। तो देखिए ये जो कपास है ये भारत में ही सबसे पहली बार, अगर पूछा जाता है कि कपास कब कहाँ किस देश में सबसे पहली बार उगाया गया, तो पहली बार भारत में, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये आ जाता है। उसके भी पहले है ये हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं, उससे इस टाइम से कपास उगाया जा रहा है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में ही सबसे पहली बार हुआ, इसको याद कीजिएगा। चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कितने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य अगर देखें
तो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है चावल का। यानी कि आपसे पूछेगा प्राचीनतम साक्ष्य चावल का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। गेहूं की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यानी कि गेहूं का अगर देखें तो गेहूं कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। चावल कहाँ से प्राप्त हुआ है, लहुरा देव से। आपसे पूछेगा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं। कौन सा काल है ये, तो ये है नौपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड है। अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं के जो साक्ष्य पहली बार मेहरगढ़ से मिले थे, ये कौन सा टाइम पीरियड है, तो ये पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड। ठीक। कृषि एवं पशुपालन जो है वो गुफकराल से साक्ष्य मिला है। तो किसी और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, गुफकराल से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, तो ये है आपका ताम्रपाषाण काल यानी कि चाल्कोलिथिक पीरियड। 4000 बीसी से लेकर के यहाँ पे 1500 बीसी तक चलता है चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक। तांबे और कांसे का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो गया था, इसके नाम पर ही यहाँ पे ताम्रपाषाण काल नाम भी पड़ता है इसका। धातु अयस्क को गलाना जानते थे ये लोग, गलाते थे और धातु की कलाकृति को तैयार करने की तकनीकी भी जानते थे। ठीक है। यहाँ तक आते आते एकदम डेवलपमेंट मतलब हो गया था, तभी तो ये धातु के अयस्क गला रहे थे, धातु की कलाकृति को तैयार कर रहे थे। ठीक है। अब सामान्यतः नदियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे कृषि समुदाय जो है वो स्थापित हुआ। कृषि समुदाय नदियों के किनारे क्यों स्थापित हुआ, क्योंकि कृषि करने के लिए पानी की आवश्यकता थी, तो पानी ज्यादा मात्रा में लगती थी। तो इस वजह से जो गोदावरी का बेल्ट है, जो धान का पूरा ले लीजिए, कृष्णा का बेल्ट है, वहां भी बड़े मात्रा में धान की खेती का साक्ष्य मिला। तुंगभद्रा नदी, ये सब कृषि के समुदाय वाले लोग यहाँ पे बस गए। फिर आता है यहाँ पे पोयमपल्ली या पोचमपल्ली, ये तमिलनाडु में है। यहाँ से इस काल के कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो कहाँ से, ताम्रपाषाण काल की बहुत वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तमिलनाडु के पोयमपल्ली से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, इसलिए इसको हम लोगों ने पढ़ा कि जो हड़प्पा संस्कृति है ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का ही हिस्सा मानी जाती है। अब यहाँ पे एक और आता है लौह युग, यानी कि यहाँ पे आयरन एज आता है। आयरन एज का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1500 बीसी से 200 बीसी तक रहता है। ठीक। अब इसमें क्या होता है, इस काल में आर्यों का आगमन स्टार्ट हो जाता है, आर्य आते हैं। अब ये जो है, आप हम लोग धीरे धीरे ये टाइम पीरियड अगर देख रहे हैं, तो ये जो अगर आप लोहे की खोज, तो आर्यों का आगमन स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग धीरे धीरे ऋग वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो ऋग वैदिक पीरियड में तो आर्य जो है, आर्यों का आगमन लौह युग से स्टार्ट हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और महाजनपद का संबंध इसी काल से है। ठीक, लौह युग से। कई महापाषाण कालीन जो समाधियां हैं वो दक्षिण भारत में मासी, नागार्जुन कोंडा आदि में प्राप्त हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा, प्रागैतिहासिक काल। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मध्य पाषाण काल से संबंधित अगर कुछ फैक्ट देख लेते हैं, तो मध्य पाषाण काल के औजार को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा जाता है। ठीक। और ये जो है सर्वप्रथम अस्थि पंजर के साक्ष्यों की जो प्राप्ति है इसी समय प्राप्त हुई है। कहाँ, कब प्राप्त हुई है, मेसोलिथिक पीरियड में, यानी मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुई है। अस्थि पंजर के साक्ष्य की सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण काल में मिले हैं। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड को, ये ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा, फलक संस्कृति भी कहते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम किसने, कब पता चला था, ईयर याद कीजिएगा, तो 1867 से 68 ईस्वी में पता चला था। लहुरादेव क्या है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए लहुरादेव फेमस है, और कोल्डिहवा से चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं इसके बाद। ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से, फिर कोल्डिहवा से भी प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे ये चीज है, ये देखा हम लोगों ने, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ये पूरा ऊपर भी समझ लिया था। प्रागैतिहासिक काल में आपका क्या आएगा, प्री हिस्ट्री पीरियड में पैलियोलिथिक आएगा, चाल्कोलिथिक आएगा, मेसोलिथिक आएगा, नियोलिथिक पीरियड आएगा। आज ये पूरा हम लोगों ने प्रागैतिहासिक देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर लास्ट में ये है तीसरा पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय पुरातत्व संबंधित कुछ फैक्ट है जिसको एग्जाम में आता है, तो इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने ही खोजा था पहली बार। तो ये भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण इनको नियुक्त किया गया था। इनको आर्कियोलॉजिकल फादर भी कहा जाता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। 1871 में इनको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इन्होंने गठन किया था, इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो नेशनल जो ह्यूमन म्यूजियम की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देखिए ये चीज भी थोड़ा फैक्ट है, देख लेते हैं। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कब इंडियन आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे सर्वे के रूप में घोषित किया गया, तब्दील किया गया, चेंज किया गया नाम, तो ये 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। इसके जो पहले महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, गेहूं के मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा से मिला है, ये चीज याद कीजिएगा।
हथनौरा है कहाँ पे, तो ये नर्मदापुरम या होशंगाबाद से मिला है, तो नर्मदापुरम या होशंगाबाद में है हथनौरा, यहाँ से सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, होमो सैपियंस की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल में ही 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हो गई थी। सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग जो है वही कहाँ पे किया गया था, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। ये चीज पूछ लेता है कि कौन सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम इंसान ने किया था या मानव ने किया था, तो तांबा का प्रयोग जो है वो सबसे पहले हुआ था। अगर कोई सब धातु ले लेंगे तो उन धातु में से तांबा का प्रयोग सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, भारत का जो प्राचीनतम नगर है वो है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब क्या है, मृतकों का टीला इसको माना जाता है। तो प्राचीनतम नगर, नगर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट जो अगर सिटी की बात करें तो मोहनजोदड़ो को माना गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, खोजकर्ता किसके, बुर्ज़होम की खोजकर्ता अगर बात करें, बुर्ज़होम की खोज किसने की, तो डीटी टेरा और पीटरसन ने की। भीमबेटका की खोज किसने की, अब ये जो भीमबेटका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेसोलिथिक पीरियड की साइट है। भीमबेटका है कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल की ये साइट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मिला है प्राचीनतम साक्ष्य, इसको आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छा है, देखिएगा तो समझ में भी आएगा कि क्या ये लोग बनाए थे। ठीक है, भीमबेटका की खोज ये 1957-58 में विष्णु श्रीधर वांकड़ ने की थी। ठीक है, तो ये इनका नाम याद कीजिएगा, विष्णु श्रीधर वांकड़, इन्होंने की थी इसकी खोज। अब नेक्स्ट यहाँ पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। खास करके अगर राजस्थान पीसेस की बात करें तो देखिए ये जो संस्कृति है राजस्थान में थोड़ी ज्यादा मतलब एरिया में विकसित होती है। मालवा, जोरवे, कायथा, आहड़ ये सब राजस्थान में ही विकसित होते हैं, तो इस वजह से ये राजस्थान पीसेस में इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। और भी आप यूपीएससी ले लीजिए, स्टेट पीसेस ले लीजिए, उसमें भी इससे मतलब और सारे स्टेट पीसेस में भी ताम्र पाषाण से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ताम्र पाषाण काल की अगर बात करें संस्कृति, तो पहली जो संस्कृति है उसको मालवा संस्कृति है, दूसरी संस्कृति जोरवे संस्कृति, तीसरी कायथा संस्कृति है और चौथी जो लास्ट है वो है आहड़ संस्कृति। ये सारी जो संस्कृतियां हैं ये किससे रिलेटेड है, किस काल से, तो ताम्र पाषाणिक यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड से संबंधित है, मालवा, जोरवे, कायथा और आहड़। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, अगर आप मैप बनाइएगा, ठीक है, मैप बनाइए तो यहाँ पे जो है आपका गुजरात है, फिर ऐसे जाइएगा तो ये जो एरिया है दक्षिण पूर्वी राजस्थान है ना, तो पूर्वी यहाँ पे आएगा, तो ये एरिया दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अगर राजस्थान पूरा इसमें में है तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आहट संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। ओजियाना संस्कृति का, बागौर जो है, देखिए ये क्या है, आहट संस्कृति का विकास, आहड़ जो है एक स्थान है, नाम है गांव का, वहां पे ओजियाना, बागौर, बालाथल, गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता भी बहुत फेमस है। तो ये सारे जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुए ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। बनास जो घाटी है इसमें स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति का नामकरण दिया गया, किसको, दक्षिण पूर्वी राजस्थान को। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये जो सारी संस्कृतियां हैं, आहड़, ओजियाना, बागौर, बालाघाट, सेलून, ये सारी बनास घाटी में स्थित है, इसीलिए इस सारे को क्या नाम दिया गया, बनास संस्कृति का नामकरण दिया गया। तो बनास संस्कृति किससे संबंधित होती है, ये ताम्रपाषाणिक टाइम पीरियड से यानी कि चैल्कोलिथिक काल से ये संबंधित है। ताम्रपाषाण की अगर व्यवस्था का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे अगर दक्षिण पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में बिहार है, चिरांद, बिहार का कौन सा है, चिरांद और सोनवार है। ठीक है, सोनपुर है, ताराडी है। ये क्या होता है ना, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति दे देगा आपको, इधर स्टेट दे देगा और यहाँ पे संबंधित एरिया या क्षेत्र दे देगा आपको। ठीक है, तो स्टेट में जैसे मान लीजिए पहला बिहार है, बिहार में आपको दे दिया यहाँ पे सोनूर, ठीक, सेलूर दे दिया, और आपको यहाँ पे राजस्थान दे दिया, राजस्थान में आपको बनास दे दिया, आहड़ दे दिया, आहड़ बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपको यहाँ पे दे दिया, अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो यूपी में दे दिया आपको खैराडी। ठीक, तो अब इसमें से बोलेगा कौन सा मैच है, तो 1 2 3 सब ऑल यहाँ पे करेक्ट है, सारे मैच कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी है तो अहमदाबाद, पुणे में है, और अगर यूपी की बात करें पूर्वी यूपी में खैराडी और नरहन। नरहन आपको पूछेगा कि यूपी की जो नरहन साइट है वो किस काल से संबंधित है, आपको नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दे देगा एग्जाम्पल में, मतलब ऑप्शन में, तो आपको लगाना होगा, तो ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा, कायथा, एरड़, नवदा टोली ये सब आता है। तो एरड़ की बात करते हैं तो ये किलेबंद बस्तियों के प्रमाण एरड़ से प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नवदा टोली यहाँ पे है, कायथा है। ठीक है, मालवा संस्कृति को अलग से पढ़ लेते हैं, तो ये जो है यहाँ से चरखा और तकलियों के प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज है कि कहाँ से, किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से
चरखा के प्रमाण मिले हैं, आपको बोले पूछा जाएगा तो मालवा संस्कृति या मालवा से मिले हैं। नवदा टोली की बात करें तो एस डी संकालिया ने इसको खोजा था। नवदा टोली को सर्वाधिक जो है फसल के साक्ष्य नवदा टोली से ही प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण काल की बात करें, यहाँ से बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल प्राप्त हुआ है। चौकोर और वृत्ताकार घरों के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये आई होप समझ आया होगा। अब जोड़वे संस्कृति देख लेते हैं। ये क्या था, ये पूरा मालवा संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सारे मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ले लें या दक्षिण पूर्वी भारत में ले लें, आपका यूपी ले लें, पूर्वी भारत में अगर इधर में देख लें, पूरा बिहार का एरिया ले लें, तो ये सब था पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड था वो जोरवे संस्कृति। ये ग्रामीण संस्कृति थी जोरवे संस्कृति। और सबसे बड़ा शहर जो इसका था वो था दायमाबाद। दायमाबाद एग्जाम में पूछता है, जब मैच करने को साइट्स आता है तो आपको दायमाबाद दे देता है। तो दायमाबाद कहाँ पे स्थित है, याद कीजिएगा, ये राजस्थान में स्थित है दायमाबाद। ठीक, और यहाँ पे जोरवे संस्कृति का ये सबसे बड़ा शहर भी है दायमाबाद। अगर बात करें कुछ बस्तियां जैसे कि दायमाबाद है और यहाँ पे इनाम गांव, ये नगरीकरण के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ज्यादातर जो थी वो संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। एक दो नगरों को छोड़ दो तो पहला क्या है, दायमाबाद छोड़ दीजिए और इनाम गांव छोड़ दीजिए, ये नगरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है। इनाम गांव क्या है, तो ये किलेबंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और 5 कमरों का एक मकान यहाँ पे मिला है, मतलब उसके साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख स्थल अगर देखते हैं तो दामाबाद कहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए निवासा है और ये पे जोरवे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, अब ये यहाँ पे दामाबाद राजस्थान में नहीं है, सॉरी, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में दामाबाद, तो दामाबाद, निवासा और जोरवे बात करें तो ये कहाँ पे है, ये सारे महाराष्ट्र यानी पुणे जो है ना, अहमदाबाद पुणे, तो इसकी साइड है ये, तो याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मृदु भांडों पे प्राक हड़प्पन, हड़प्पन और हड़प्पा, तो जो हड़प्पा के मतलब पोस्ट हड़प्पन संस्कृति के प्रभाव यहाँ से मिले हैं कायथा संस्कृति से। कायथा जो है वो स्टेराइड और कॉर्नेलियन, जो यहाँ पे क्या है, कॉर्नेलियन पत्थरों के हार भी यहाँ से प्राप्त हुए। आहड़ संस्कृति आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। प्राचीन नाम इसका ताम्रावती मिलता है। ठीक है, तांबावती नाम है प्राचीन नाम आहड़ का। और गिलुंद प्रमुख इसका केंद्र था, गिलुंद सभ्यता। और ये गिलुंद एरिया था एक। पत्थर के घर यहाँ पे मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, चूड़ी और चादरें प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस साइड से या किस ताम्र प्रसारी स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, आपको दे देगा कायथा, आहड़ संस्कृति दे देगा, गिलुंद दे देगा, गिलुंद दे देगा, जोरवे दे देगा, मालवा दे देगा। ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आहड़ संस्कृति से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अब ये आई होप आप लोग को समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 2400 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहता है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखते हैं तो प्रमुख तथ्य यहाँ पे देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है, तो इसको कब रखा जाता है, प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में इसको रखा जाता है। सर्वाधिक स्थल अगर देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का गुजरात से प्राप्त हुआ है। मूल निवासी यहाँ पे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय जो निवासी थे वो थे। नगरीय सभ्यता थी ये, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। बंदरगाह यहाँ का फेमस है लोथल और सूरकोटदा। आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह थे उनका नाम बताना पड़ेगा आपको, तो लोथल और सूरकोटदा 2 बंदरगाह स्थित थे। शासन यहाँ पे वणिक वर्ग के हाथों में शासन रहता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर यहाँ पे साइड देखे तो सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा देखे तो सबसे पूर्वी साइड जो है वो आलमगीरपुर में है, मेरठ में, यूपी में है आलमगीरपुर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर इसके उत्तर में देखें तो मांडा है। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे एग्जाम में एक बार पूछा था, 22-23 में क्वेश्चन पूछा था, 22 या 23 में, नहीं 21 या 22 में पूछा था कि मांडी पूछ लिया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइड दे दिया था मांडी, उसके सामने लिख दिया था जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये जो मांडी साइड है ये यूपी की साइड है, तो इसको याद रखिएगा। मांडा कहाँ पे है, मांडा या मांडा, ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका सबसे उत्तरी पॉइंट है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो ये दामाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिमी बात करें तो सुत कोटदा या कांडेर बोलते हैं इसको। ठीक है, सुतकान गेंडोर, ये है बलूचिस्तान में स्थित है, दास नदी के किनारे, बलूचिस्तान दास नदी के किनारे। तो ये क्या है, सबसे पश्चिमी साइड है, तो ये याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, पश्चिमी है, उत्तरी है और दक्षिणी है। अब यहाँ पे पतन के संबंध में अगर विद्वानों के मत देखें, पतन के संबंध, तो पतन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सभ्यता जो है, सैंधव सभ्यता का व्यापार कैसा था। तो आयात की वस्तुएं थी, स्थल क्षेत्र, वो कहाँ से क्या आयात करते थे, यानी कि आयातित का मतलब है इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे चलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सोना वो अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से खरीदते थे। चांदी वो ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से लेते थे। तांबा वो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान,
तो आयातित वस्तुएं थी यहाँ पे व्यापार का। टिन जो है ईरान और अफगानिस्तान से लेते थे, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। और यहाँ पे हरित मणि की बात करें दक्षिण भारत था, नील रत्न की बात करें तो अफगानिस्तान, और शिलाजीत की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, लाजवर्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, तो ये आपका मेसोपोटामिया से ये लेते थे। गोमेज जो है सौराष्ट्र गुजरात से लेते थे। स्टेटाइट जो है वो ईरान से लेते थे। स्लेट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से लेते थे। सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से लेते थे। ठीक, अब ये क्या है, ये आपको दिया है विद्वान और मत के पतन के कारण, कि क्या किस कारण से पतन हुआ होगा। तो जॉन मार्शल का मानना था मैके का और एसआर राव का कि बाढ़ के कारण पतन हुआ होगा। गार्डन चाइल्ड के अनुसार क्या मानना था कि बाह एवं आर्यों का जो आक्रमण हुआ उसके कारण इनका इनका पतन हो गया। ओरेल स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण आते हैं। प्रारंभिक 3300 से लेके 2600, परिपक्व हड़प्पा जो सभ्यता रहता है उसको 2600 से 1900, और यहाँ पे उत्तर हड़प्पा सभ्यता में आते हैं तो 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक रहता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए है, ये है आर्थिक स्थिति है। ठीक, अब यहाँ पे आर्थिक स्थिति देख लेते हैं पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये पूरा हड़प्पा स्थल का जो खोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इसके सेपरेट लेक्चर आके पढ़े हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। अभी ओवरऑल हम लोग मैराथन टाइप चला रहे हैं तो थोड़ा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख जो विशेषता थी वो थी क्या थी, 2 फसल की खेती एक साथ करते थे ये लोग। हल का प्रयोग करते थे, फसलों की विविधता पे ध्यान देते थे, ये चीज था। अगर उद्योग की बात करें तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से ईंटों के भट्टे के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोग जो थे वो लोहे के ज्ञात, इनको मतलब हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञात नहीं था, ये याद कीजिएगा। ये तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। लघु धातु मूर्ति जो है मोम सांचा विधि से बनाते थे। ये लघु धातु यानी छोटी धातु की जो मूर्ति बनाते थे, ये किस विधि से बनाते थे, मोम सांचा विधि से बनाते थे। प्रमुख उद्योग क्या था यहाँ पे, सूती वस्त्र उद्योग, निर्माण था, कपास का खोज हो चुका था, कपास की खेती होती थी तो सूती वस्त्र उद्योग। हाँ ठीक, प्रमुख कलाकृतियां अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की जो मूर्ति है, नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा, ये प्राप्त हुई है। चंद्रदड़ो से कांसे की गाड़ियां प्राप्त हुई हैं, ये चीज यहाँ से मिला हुआ है। मुहर की बात करें तो मुहर पर सर्वाधिक चित्र जो है वो एक सींग वाले सांड वृषभ का प्राप्त हुआ है। चित्रित पशु जैसे किस किस मुहरों पे चित्रित पशु के साक्ष्य मिले हैं, तो गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरण। गाय का नहीं मिला है, ये चीज याद रखेगा, पूछ सकता है। अधिकांश मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, क्रमशः दाई से बाई लिखी जाती थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ लिखी जाती है। इस पद्धति में जो है, इस पद्धति को ब्रेस्टोफिदोन कहा जाता था। दाई से बाई ये लिखी जाती थी। हड़प्पा लिखावट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए ये आदि ऐतिहासिक काल के पीरियड में आता है, के अंतर्गत आएगा। राजनीति की स्थिति देखें तो शासन सुविधा जो है वो बड़ी वर्ग के हाथों में था। हंटन के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर घाटी जो सभ्यता थी उसकी खोज की घोषणा की थी। किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, ये याद कीजिएगा। स्थल देख लेते हैं यहाँ पे, और भौगोलिक स्थिति, खोजकर्ता और प्राप्त क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बाएं तट पे स्थित है, तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी हड़प्पा की। ठीक है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। राम देखिए यहाँ पे दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, इसके हड़प्पा की। कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो श्रमिक निवास प्राप्त हुए, 16 भट्टियां, 6 अन्नागार, ये सब। ये कब्रिस्तान बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान R37 का मतलब आप बना लीजिए रो और बना लीजिए कॉलम। उसमें जो आर यानी कि मतलब रो 37। ठीक है, तो ये रो 37 कहीं यहाँ पे बनेगा, तो ये मिला है। तो कब्रिस्तान मिले हैं जहाँ पे दफनाया जाता है, तो यहाँ पे R37 मिले हैं हड़प्पा में। ठीक, संग का बना बैल मिला है, कांसे के एका का दर्पण, मंजूसा मिली है, तीसरा बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, उर्वरा की देवी का चित्र मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्वरा की देवी का चित्र कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। सेकंड आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। तो ये इसकी खोज, ये देखिए मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, सिंधु नदी के दाएं तट पर, लरकना पाकिस्तान में है, लरकाना यहाँ पे स्थित है। और अब यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। पहले 1921 में हड़प्पा की खोज होती है, फिर मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। रखाल दास बनर्जी र से आ जाएगा, म से मोहनजोदड़ो। 1922 में मृतकों का टीला मिला है यहाँ पे, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार ग्रैंडरी मिला है, ये सब यहाँ पे मिला है।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है, देखिए ये सेकंड था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, सुतकेंडोर। ये सारे क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल हैं। दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये स्थित। इसकी खोज ओरेल स्टाइल ने की थी, 1929 में किया था। ठीक, ये चीज है। यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुतकेंडोर क्या मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी। आमरी याद कीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पे है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है। आमरी स्थल की बात करें, ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पे है। एनजी मजूमदार ने 1935 में इसकी खोज की थी। पूर्वी जो हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परिवर्ती, यहाँ पे पूर्वी हड़प्पा का मतलब, हड़प्पा जो है उसको भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक जो है प्री हड़प्पन माना जाता है, एक माना जाता है एकदम परिपक्व हड़प्पा, एक माना जाता है पोस्ट हड़प्पा। तो यहाँ से जो है साक्ष्य मिले पूर्वी हड़प्पा के भी चिन्ह मिले हैं, और परिवर्तन जो हुआ था परिवर्ती हड़प्पा, इसके और इसके दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तीनों अगर काल देखें हड़प्पा काल का, तो यहाँ से मिला होगा। चंद्रचूड़ सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। एनजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। कालीबंगा कहाँ पे है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद कीजिए। देखिए आप लोग लोकेशन याद कीजिएगा, एग्जाम में आपसे आ जाएगा, पूछ लेगा। ए साइड में हड़प्पा मोहनजोदड़ो आमरी कालीबंगा दे देगा, बी साइड में आपको दे देगा यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान नहीं देगा, दे देगा आपको मोंटगोमरी। ठीक है, ऐसे तो आपको पता ही होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सुतकेंडोर ये पाकिस्तान में है। आपको मोंटगोमरी दे देगा, लरकाना दे देगा, आमरी का आपको दे देगा पाकिस्तान, यहाँ पे सिंध दे देगा, सिंध दे देगा एरिया, और कालीबंगा का राजस्थान। ठीक, तो आपको याद रहना चाहिए, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे कोट दीजी आता है, ये सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में स्थित है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। रोपड़ आता है, सतलज नदी के किनारे है, और ये है यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। अब ये रोपड़ साइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आजादी के बाद पहली कौन सी साइट खोजी गई, जो कि पूरी तरीके से भारत में है। तो आजादी के बाद पहली साइट जो खोजी गई वो रोपड़ खोजी गई। कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा ने खोजी थी। होता क्या है कि आजादी के पहले ये सब सारी जो साइट्स है ये खोजी गई रहती हैं। हड़प्पा होता है, मोहनजोदड़ो, सुतकेंडोर, आमरी। लेकिन जब विभाजन हो जाता है तो सारी जो इंपॉर्टेंट साइट्स रहती है वो पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू रहते हैं प्रधानमंत्री, तो उनको ये लगता है कि साइट्स जो हैं अगर ये सटा हुआ, जैसे पंजाब है, गुजरात है, ऊपर में यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे भी अगर इधर में मिल रही है साइट तो इधर भी तो मिलेंगी। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे पंजाब के रोपड़ में जो है खुदाई स्टार्ट हुआ, यहाँ पे साइट मिलती है पहली। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, ये चीज है। यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, संग की चूड़ियां मिली हैं, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, ये चीज याद कीजिएगा। बुरजहोम से भी मिला है, जम्मू कश्मीर की साइट है, और ये रोपड़ से भी मिला है। रंगपुर कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में है। ये चीज बस इसका लोकेशन याद कर लीजिएगा, गुजरात में स्थित है। ठीक, धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगर यहाँ पे सुरकोटदा की बात करते हैं तो ये कच्छ गुजरात से मिला है। ये क्या है, ये पत्तन है, ठीक है, बंदरगाह है सुरकोटदा। और जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, और बर्तन में समाधान। तो ये चीज याद कीजिएगा, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सबसे पहली बार सुरकोटदा से मिले हैं। लोथल और सुरकोटदा ये जो दोनों साइट हैं, ये दोनों क्या है, यहाँ पे अगर बात करते हैं गुजरात की दोनों साइट्स हैं। ठीक, दोनों बंदरगाह हैं, याद कीजिएगा। और जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1957 में। यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। अगर आप बात कीजिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वो आलमगीरपुर है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1958 में। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे पहली साइट आजादी के बाद भी रोबर्ट शर्मा ने ही खोजी, और आलमगीरपुर की जो साइट है हिंड नदी किनारे, उसको भी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो रोटी बेलने की चौकी मिली है, चौका जिसपे रोटी बेला जाता है, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, दोआब, गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित जो स्थल है वो आलमगीरपुर है। ठीक, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है ये क्या है, ये गंगा यमुना दोआब में ही तो है। तो ये चीज है यहाँ पे। धौलावीरा की बात करें तो देखो 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया गया, धौलावीरा को। कच्छ गुजरात में स्थित है ये। और ये अगर बात करें तो ये 5वां बड़ा स्थल है हड़प्पा का। और इसकी खोज किसने की थी, जगतपति जोशी और आर एस बिष्ट ने खोज की है इसकी। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं होता है। जैसे मोहनजोदड़ो का ऊपर पढ़ा हम लोगों ने मृतकों का टीला, ऐसे धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सफेद कुआं। 3 भागों में ये विभाजित एकमात्र शहर। आपसे पूछेगा कि ऐसी साइट बताइए जो 3 भागों में विभाजित है,
तो धौलावीरा जो एकमात्र ऐसी हड़प्पन साइट्स है जो कि 3 भागों में विभाजित है। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ, खेल का मैदान यहाँ से प्राप्त हुआ, एक संपूर्ण जल प्रणाली के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है राखीगढ़ी, ये घग्गर नदी के किनारे हिसार जिला हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। सूरज भान ने 1963 में खोज की थी और अमरेंद्र नाथ ने इसकी खुदाई की थी। तो खोज सूरज भान ने किया था, खुदाई जो है वो अमरेंद्र नाथ ने की थी। ये प्राक हड़प्पन है और परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अब आता है बनावली, तो ये कहाँ पे है, तो बनावली देखते हैं यहाँ पे सरस्वती नदी किनारे हिसार हरियाणा में स्थित है बनावली। तो यहाँ राखीगढ़ी हुआ, बनवाली जो हुआ या बनावली, ये हरियाणा में स्थित है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पे बालाकोट की बात करते हैं, तो बालाकोट अरब सागर बलूचिस्तान पाकिस्तान में RS बिष्ट ने खोज की थी। भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में है और इसकी खोज GP जोशी ने की थी। कुड़ाल जो है ये साइट्स है, हड़प्पन साइट्स। आपको पूछेगा कि कौन सा इसमें हड़प्पन साइट्स नहीं है, आपको ये 3-4 नाम दे देगा, तो आपको लगेगा कुड़ाल, अगर नहीं पढ़ा होगा जिसने उसको लगेगा ये साइट नहीं है, लेकिन है, ये सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा की साइट्स है। ठीक है, तो देखिए भगवानपुरा, कुड़ाल, बालाकोट छोड़ दीजिए तो बनावली ले लीजिए और राखीगढ़ी, ये सारे हरियाणा के साइट्स है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर आता है वैदिक पीरियड। वैदिक जो संस्कृति है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैदिक संस्कृति वेद से बना है। तो वेद का मतलब क्या होता है, वेद जो है ये है, वेद का जो शब्द है, वेद जो है वो वैदिक शब्द से बना है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, आर्य जो है, आर्य का क्या मतलब, आर्य इससे रिलेटेड है वेद से। ठीक, आर्यों को जानने का मुख्य स्रोत क्या है, वेद है। वेद को पढ़िए तो आर्यों को जानने का ये मुख्य स्रोत है। किस भाषा में ये लिखी गई है, तो ये जो इनकी मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ये चीज यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा। वो है 2 टाइप में वैदिक पीरियड को बांटा गया है, एक है आपका ऋग्वैदिक पीरियड और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा। उत्तर वैदिक की बात करें तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1400, यहाँ पे देखिए एक एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व में, बोगस कोई अभिलेख मिला है जो कि एशिया माइनर में है। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिनका नाम मिला है, किनका किनका, इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नासत्य का, इनका उल्लेख किया गया है। तो किस उसमें किया गया, तो बोगस कोई अभिलेख। आपसे पूछेगा बोगस कोई अभिलेख जो है ये किस काल से, किस पीरियड से संबंधित है, तो ऋग्वैदिक पीरियड से ये संबंधित है। अब यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों। ठीक है, 7 नदियां जो कि सिंधु से, इसमें कौन सी है, पहली जो है सिंधु है। सुवासा प्राचीन नाम था, सतलज जो कि देखिए नवीन नाम सतलज है, पुराना नाम इसका सतुद्री था। ब्यास, विपाशा इसका पुराना नाम था। रावी है जिसका पुरुषड़ी नाम था पुराना, चेनाब, अस्किनी, झेलम का वितास्ता था, घग्गर का सुषमा था, से घिरा था। अब ये इससे मैं इसका पुराना नाम और नया नाम दोनों बोली हूँ, क्यों, क्योंकि एग्जाम में जो है ये आ जाता है, आपको ए साइड दे देगा और बी साइड। ए साइड आपको नया नाम दे देगा, बी साइड पुराना नाम, आपको मैच करना होगा कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। ठीक, तो ये सारा याद कर लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 4 नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं, कुभा या कुंभा बोलते हैं जो कि काबुल में स्थित है। क्रूमू जो है ये कुर्रम भी बोलते हैं इसको। ठीक, गोमती, गोमल, पुराना नाम गोमती का गोमल है। सुवस्तु का जो पुराना नाम है स्वात, यानी कि 4 नदियों का मिला है, कुभा, क्रूमू, गोमती और सुवस्तु। ठीक, तो ये 4 नदियों का नाम याद कीजिएगा जो कि अफगानिस्तान की नदियां। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 28 नदियों का वर्णन है। सरस्वती यहाँ की जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल की अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती मानी जाती है। सबसे अधिक बार जिसका प्रयोग हुआ है वो सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। गंगा नदी का प्रयोग 1 या 2 बार हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अब जो सरस्वती नदी थी इनको अन्य नाम दिया गया था, माते तमा, नदी तमा, देवी तमा, इन नामों से भी इनको बुलाया जाता था। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का भी उल्लेख किया गया है, ये चीज है। इनकी जो अगर यहाँ पे देखें राजनीतिक स्थिति देखें इनकी, तो जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कुल या परिवार कहा जाता था। जैसे लोगों से मिलकर के एक परिवार बनता था, इसकी सबसे छोटी इकाई कुल, कुल कहा जाता था परिवार को। और फिर उसके बाद 2-3 कुल मिलकर के 4, 8, 10 कुल मिलकर के एक क्या बनते थे, ग्राम बनते थे। जो ग्राम का प्रधान होता था उसको विश कहा जाता था। विश जो होते थे, विश या जन कहा जाता था। फिर उसके बाद जो 4-5 गांवों को मिला करके जो बनते थे वो जनपति कहलाते थे। ठीक, तो ये चीज है, यहाँ पे जनपति मिलते थे और जो जनों का प्रधान होता था। और फिर इन जो जनपतियों को मिला लीजिए, जैसे अभी आप ले लीजिए कि गांव हो, जैसे लोग हुए, जैसे मेरी फैमिली हुई, आपकी फैमिली, सबकी फैमिली मिलके पहले एक फैमिली मिला, उसके जो प्रधान है, ठीक है, वो गांव मतलब उस घर के जो हेड है उनको कुल कहा जाता है या विश कहा जाता है। फिर उसके बाद कुल या परिवार कहा जाता है, विश तो ग्राम में। फिर उसके बाद आपकी फैमिली, मेरी फैमिली और 4-5 लोगों की फैमिली मिलाकर के एक गांव बन गया।
जिसके जो प्रधान होंगे उनको विश कहा जाएगा या जन कहा जाएगा। फिर 4-5 जनों को मिला करके, जैसे मेरा गांव, आपका गांव और 4-5 लोगों का गांव मिला करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके जो होंगे उनको जनपति कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो जनपति है, अब ऐसे जो 5-6 गांव मिला करके के, मतलब ये 5-6 जनपति अगर मिला लीजिए, तो उसको फिर उनके जो हेड होते थे वो राजा होते थे, जिनको राजन कहा जाता था। ये चीज पूरा है। अब यहाँ पे जो प्रशासन की मुख्यतः कैसे प्रशासन होता था, तो कबीलाई होते थे, यानी 4-5, 8-10 कबीले में बटे होते थे। जो कबीला सबसे ज्यादा पावरफुल होता था वो क्या करता था, फिर युद्ध होता रहता था। और मान लीजिए ए कबीला से बी कबीले के साथ लड़ाई हुआ, बी कबीला कमजोर रहा तो ए कबीला बी पे क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ऐसे ऐसे करते करते ये बाद में क्या होता है, देखिए ऋग्वैदिक पीरियड से ही जन की प्रथा जो है, जन जो महाजनपद, अभी अगर आगे हम लोग देखिए अभी पढ़ेंगे महाजनपद, तो ये जो महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया ये ऋग्वैदिक काल से शुरू हो गया था। कैसे शुरू हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा क्या हुआ कि जो 4-5 कबीले रहते थे, 8-10 स्टार्टिंग में जो कबीले रहते थे, वो एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ता था, दूसरा तीसरे से। तो जो कबीला सबसे हावी हो जाता था, जैसे मान लीजिए कोई एक कबीला है जो कि मान लीजिए ए है, इसने क्या किया, बी को भी जीत लिया, सी को भी जीत लिया, डी को भी, मतलब सारे को जीत लिया। तो क्या होगा, एक कबीला बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, तो वो जनपद बना लेगा पूरा, ठीक है। तो जनपद चलता था ऋग्वैदिक काल में। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद जब आते हैं तो महाजनपद आ जाता है, जो कि एकदम बहुत सारे जनपदों पे भी अधिकार कर लेते, तो उनको जो है महाजनपद कहा जाता है, जो कि 16 महाजनपद हैं। अगर देखेंगे तो यूपी में 8 है और 8 बाहर है यूपी से। तो ये पूरा डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। अब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण जो है वो आर्यों के प्रसार की जानकारी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक। अगर आप बात कीजिएगा इत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, एग्जाम में आता है तो इसको याद कीजिएगा। अब देखिए, जो अगर देखें यहाँ पे, तो देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऋग्वैदिक में क्या आता है, यहाँ पे ऋग्वैदिक आएगा। फिर इसके बाद आपका उत्तर वैदिक में देखें तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब आएंगे, ठीक। सबसे पहले ऋग्वेद होगा, फिर ये सामवेद होगा, यजुर्वेद होगा, अथर्ववेद होगा। जो ऋग्वेद ग्रंथ था, तो इस ग्रंथ में सारे जो लिखे गए थे वो गद्य में ही लिखे गए थे ऋग्वेद में। अगर दूसरे ग्रंथ की बात करें सामवेद, तो यहाँ पे पद्य में लिखा गया था सारा संकलन। और अगर तीसरे की बात करें यजुर्वेद में, तो यहाँ पे गद्य और पद्य जो है वो दोनों का प्रयोग किया गया था, ठीक। अथर्ववेद में कर्मकांड ये सब आ जाते हैं, मतलब जो तांत्रिक विद्या ये सब आ जाता है यहाँ पे। आर्यों को जीवन को स्थापित करने के लिए कृषि को का जो महत्व है वो बढ़ने लगा। एक जगह रहने लगे तो ये कृषि करने लगे। यहाँ पे गंगा यमुना दोआब की बात करें तो इसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था, यानी ब्रह्मा का देश ये कहा जाता था। हिमालय एवं जो विंध्य का क्षेत्र था उसको मध्य देश कहा जाता था, ऐसे पूरा लिखा गया है उसमें। राजनीति की स्थिति अगर उत्तर काल में देखें, उत्तर वैदिक काल में, तो राज्यों का उदय हुआ पहली बार। ये चीज याद कीजिएगा, पहली बार राज्यों का उदय कहाँ पे हुआ, तो उत्तर वैदिक पीरियड में हुआ, ठीक। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पुरु एवं भरत मिलकर के कुरु बनते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो कुरुओं की राजधानी रहती है वो हस्तिनापुर रहती है। यहाँ पे पांचाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पांचाल क्या है, यहाँ पे देखिए जो प्रसिद्ध शासक थे पांचाल के, पांचाल यानी 5 राज्य था, उसके शासक के नाम बताए। तो पांचाल 5 जो राज्य था उसके जो शासक थे वो थे, प्रसिद्ध शासक इनका नाम था प्रवाहन। इनकी राजधानी काम्पिल्य थी, ठीक। सर्वाधिक विकसित ये राज्य था पांचाल। ये 5 राज्य जो था वो क्या था, सर्वाधिक विकसित या डेवलप राज्य था। वैदिक सभ्यता में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता था। जनपद का अस्तित्व कब आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जनपद का अस्तित्व कब आया, आपको ऑप्शन दे देगा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर पोस्ट आपको दे देगा, उसके पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता दे देगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में जनपद का अस्तित्व आता है। अगर हम बात करें जन की का अस्तित्व कब आता है, तो जन तक ही सीमित रहता है ऋग्वैदिक काल। जनपद आता है आपको उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद आएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा का नाम है, राज्य है, और जो क्षेत्र है। अगर आप देखिए तो इंडिया को देखिए पूरे, जैसे इंडिया क्या पूरे इसको बांटिए, तो ये मध्य के जो देश थे, मध्य के जो देश थे जिसमें राजा शासन करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश उनको कहा जाता था। इनमें देखिए राज्य, राज्य का नाम राज्य था, इनके जो राजा रहते थे मध्य देश के, इनको राजा कहा जाता था। अगर बात करें सबसे पूर्वी साइड की, यहाँ की बात करें सबसे पूर्वी साइड की, तो इनके जो, अगर पूर्व की देखें तो इनके जो शासक होते थे उनको साम्राज्य कहा जाता था, और जो मतलब सॉरी, इनके जो राज्य, जिस राज्य पे शासक करते थे उस राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। और यहाँ के जो शासक होते थे राजा, उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम की देखे बात करें तो यहाँ पे स्वराट कहा जाता था राजा को, और स्वराज्य कहा जाता था राज्य को। अगर यहाँ पे दक्षिण की बात करें तो भोज कहा जाता था पूरा स्टेट को, और भोज जो होते थे वो राजा होते थे। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये पूरा उसके उस पे ही चलता है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सभा और समिति, ये बहुत फेमस सभा और समिति के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सभा क्या होता था, यहाँ पे जो वृद्ध जनों या कुलीन व्यक्तियों की जो सभा जो बैठती थी संस्था, उसको सभा कहा जाता था। इसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी और ऋग्वेद के में 8 बार सभा का उल्लेख हुआ है। इसके जो सदस्य होते थे उनको सुजान कहा जाता था। अगर समिति की बात करें तो इसके प्रमुख ईशान कहे जाते थे। कबीलों की जो यहाँ पे आम सभा, तो जो आम सभा बैठती थी उसको समिति कहा जाता था। जो वृद्धजनों की कुलीन व्यक्तियों की सभा बैठती थी उसको सभा कहा जाता था। इसमें स्त्रियां शामिल होती थी सभा में, याद कीजिएगा। लेकिन जो समिति होती थी उसमें स्त्रियां शामिल नहीं होती थी, ये भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि विदत, आर्यों की प्रशासनिक संस्था होती थी जिसको विदत कहा जाता था। रत्नी किसे कहा जाता था, जो सूत होते थे, रत्कार होते थे, इनको रत्नी कहा जाता था। ब्रजपति, गोचर जो भूमि के अधिकारी होते थे उनको ब्रजपति कहा जाता था। युद्ध हेतु गोविष्टि का प्रयोग किया जाता था। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दसरागी युद्ध। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। दसरागी युद्ध जो है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ये किस नदी के किनारे, रावी नदी, यानी कि अगर प्राचीन नाम ले तो पुरुषणी नदी के किनारे ये लड़ा जाता है। सुदास एवं 10 जनों के बीच में ये होता है। जन का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये ऋग्वैदिक काल का ही सब पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो अगर इसको देखें, ये जो दसरा के युद्ध किस काल से संबंधित है, ऋग्वैदिक पीरियड से संबंधित है, याद कीजिएगा। क्योंकि जन जो है आपका ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है। यहाँ पे हम लोग ने देखा जन क्या होते थे, जो विशेष समूह होते, जो विश्व के समूह होते थे, जो गांवों के समूह होते थे, उनके जो प्रधान होते उनको जन कहा जाता था। बेसिकली जो कबीलों के रहते थे। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें 5 जो थे वो आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। इनके बीच युद्ध लड़ा गया। 5 आर्य कबीले, क्या नाम था, पुरु नाम था, यदु था, तुवर्स था, ध्रुवु था और अनु। 5 अनार्य कबीले, इनका नाम था अकिन्न और यहाँ पे पंत, भलानस था, विषाणी था और सिवी। ये अनार्य कबीले और आर्य कबीलों के बीच में क्या होती है, युद्ध होता है। और यहाँ पे सुदास जो होते हैं वो विजयी होते हैं। सामाजिक स्थिति देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवसाय पे आधारित था। मतलब जैसे जैसे लोग व्यवसाय करते थे, काम करते थे, उस आधार पे जाति बना था। ठीक है, पहले जैसे ऐसा नहीं था, जन्म के आधार पे जाति नहीं बना था। ये धीरे धीरे फिर जन्म के आधार पे ये शिफ्ट होता चला गया। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहां पे व्यवसाय के आधार पे जाति बनता था, कौन सा काम कौन कर रहा है उसके आधार पे यहाँ पे बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, संयुक्त प्रथा थी, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, मतलब सब लोग कंबाइंड फैमिली का था पूरा। और यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई थी उसको परिवार कहा जाता था। परिवार के जो हेड होते थे उनको मुखिया कहा जाता था। मुखिया मतलब पिता मुखिया होते थे, कुल कहा जाता था। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। अब देखिए 4 वर्ड, यहाँ पे ये चीज देख लिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं है वो छोड़ दे रहे हैं। अगर डिटेल में यही पढ़ना है आपको तो आप जाइएगा, पूरा पढ़ा हुआ है लेक्चर, जा करके देख लीजिएगा सीरीज। ये आर्थिक से ये पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। हम लोग मोटा मोटा एक पूरा समझ ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाते चलूंगी। ठीक है, कृषि संबंधी जो शब्दावली है ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। तो उर्वरा जो है किसे कहा जाता था, तो जूते हुए जो खेत होते थे उनको उर्वरा उसके लिए प्रयोग होता था। हल को लांगन कहा जाता था और यहाँ पे जो गोबर खाद होता था उसको करिशु कहा जाता था, कुआं को अवट कहा जाता था। ठीक, हल के निशान को सीता कहा जाता था। नहर जो है वो कुल्पा के लिए प्रयोग होता था। चारागाह को सिल्य कहा जाता था, सॉरी खिल्य कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस ऋग्वेद में से पता चलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से पता चलता है। सूर्य को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। रचनाकार इसके हैं विश्वामित्र। ऋग्वेद के ये 3रे मंडल से, 7वें नहीं है, 7वें मंडल से ऊपर हम लोगों ने देखा दसरा के युद्ध के बारे में पता चलता है, 3रे मंडल से पता चलता है। तो ये चीज याद रखिएगा। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अब आता है यहाँ पे जो उपनिषद लिखे गए, जो वेदांत लिखे गए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इसका अर्थ क्या होता है, उपनिषद या वेदांत का अर्थ ये होता है कि जो समीप बैठना, यानी कि जो गुरु शिक्षा देते थे उनके समीप बैठ के जो शिष्य शिक्षा लेते थे, मौखिक शिक्षा चलती थी, लिखित नहीं था कोई, पूरा वो बोलते थे और ये लोग सुनते थे, कंठस्थ कर लेते थे, पूरा याद कर लेते थे। तो उनके समीप बैठना, उपनिषद का मतलब यही होता है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेना या ज्ञान की प्राप्ति करना, सुनना सीखना, ये चीज था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर उपनिषद में देखें तो यहाँ पे उपनिषद आता है जिसमें श्वेताश्वर आता है, जिसमें मोक्ष का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक आता है जिसमें याज्ञवल्क्य एवं जो गार्गी का संवाद होता है, ये बृहदारण्यक में दिया गया है। अगर यहाँ पे मुंडकोपनिषद देखे तो उसमें सत्यमेव जयते का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कठोपनिषद से बात करें, देखें यहाँ पे तो नचिकेता और यम का संवाद यहाँ पे मिला है कठोपनिषद से।
आरण्यक में देखें तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। वन को पढ़ अब जो पढ़ाने चलते हैं, उनको जो वन में जाते हैं पढ़ने, तो वो उनको क्या बोला जाता था, उनको आरण्यक बोला जाता था। अब यहाँ पे कुछ वैदिक साहित्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद जो है वो किस ब्राह्मण से संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, जिनको कौशिकी ब्राह्मण भी बोला जाता है। अगर उपनिषद की बात करें तो ऐतरेय उपनिषद लिखा गया है, कौशिकी उपनिषद लिखा गया है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो यजुर्वेद, इसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें उपनिषद की बात करें अगर, तो यहाँ पे ईशोपनिषद लिखा इन्होंने, बृहदारण्यक लिखा। अगर तैतरीय ब्राह्मण में देखें तो कठोपनिषद लिखा, मैत्रेयणी लिखा, और यहाँ पे श्वेताश्वरोपनिषद लिखा। तो ये सारा कृष्ण यजुर्वेद में लिखा गया था। सामवेद की बात करें तो पंचवीस ब्राह्मण और खडवीस ब्राह्मण और यहाँ पे जैमिनीय, ये जो है मतलब पंचवीस और खडवीस जैमिनीय ब्राह्मण ये संबंधित हैं सामवेद से। यहाँ पे वांछोज्ञ उपनिषद लिखा गया। अगर बात करें यहाँ पे अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट में वेद आता है, गोपद ब्राह्मण से संबंधित है, दो शाखाएं इसकी हैं अथर्ववेद की। पहला क्या है, पिप्पलाद है और सौनक है। मुंडकोपनिषद ये किस वेद से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है, याद कीजिएगा ये उपनिषद। मांडकोपनिषद ये भी जो है अथर्ववेद से संबंधित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, दूसरा जो है यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद गद्य में लिखा गया, यजुर्वेद जो है यहाँ पे सामवेद ये क्या पद्य में लिखा गया पूरा, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ अथर्ववेद में ही कहा गया सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इस वेद में कहा गया, ये आपसे पूछेगा। ऋग्वेद में 10 मंडल विभक्त, मतलब 10 मंडल में इसको लिखा गया, जिसमें कि 2 और 7 जो है ये प्राचीन है। इसमें 1028 जो है वो सूक्त मिले हैं। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से ही लिखा गया है, जैसे ये है ना, लिखा जाता है अस्तोमा सदगमय, ये कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वेदांग की बात करें तो वेदांग जो है वो 6 पार्ट में थे। पहला शिक्षा था, निरुक्त था, व्याकरण था, ज्योतिष था, छंद था और कल्प था, ये वेदांग से थे। ठीक, और यहाँ पे जैसे शिक्षा में क्या सांख्य ग्रंथ पढ़ा जाता था, निरुक्त में यहाँ पे निगुण ग्रंथ था। व्याकरण की बात करें तो पाणिनि का जो था अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था, पाणिनि का था ये। ज्योतिष की बात करें तो यहाँ मगध मुनि का वेदांग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। कल्प इसे सूत्र साहित्य भी कहते थे, किसको, कल्प को सूत्र साहित्य भी कहते थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जब देखिएगा तो करिएगा। इसके 4 भाग क्या हैं, धर्म सूत्र है, सर्व सूत्र है, गृह सूत्र है और सूर सूत्र है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, पूरा ऋग्वेद खत्म होता है, वैदिक पीरियड जनपद बन जाता है, उत्तर वैदिक में जनपद होता है, ऋग्वेद में जन रहता है। फिर अब आता है महाजनपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी डबल स्टार कीजिए। तो महाजनपद का उदय होता है, 16 महाजनपद रहते हैं। अंग जो है इसमें जो महाजनपद है उसकी राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी चंपा रहती है, चंपा। और यहाँ आधुनिक अगर क्षेत्र देखें तो जो मुंगेर बिहार का क्षेत्र है ये अंग महाजनपद का क्षेत्र है। मगध महाजनपद का क्षेत्र पटना बिहार का क्षेत्र जो है, इसकी राजधानी राजगृह और गिरिव्रज रहती है। काशी की राजधानी जो काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी रहती है, वज्जी की वैशाली रहती है और कौशल की राजधानी श्रावस्ती रहती है। इसका अगर हम एरिया देखें तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश का जो है ये कौशल में आएगा। कौशल यानी कि अयोध्या का पूरा एरिया ले लीजिए, राजा दशरथ राम, पूरा राम का जो था ये कौशल देश के ही राजा थे वो। तो कौशल का की राजधानी क्या थी उस टाइम, श्रावस्ती थी, याद कीजिएगा इसको। फैजाबाद ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है फैजाबाद ये आता है। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती दो राजधानी थी। ठीक है, उत्तर की अवंती थी, उज्जैन थी, और पश्चिम दक्षिण की महिष्मती थी। मालवा, ये अगर आधुनिक क्षेत्र देखे तो मध्य प्रदेश का मालवा है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। कुशीनारा ये आधुनिक अगर देखे तो ये देवरिया का जो एरिया है उत्तर प्रदेश का वो आता है मल्ल के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पंचाल की, तो पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र या कंपिल्य थी। ये अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फरुखाबाद का एरिया आता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ ये आधुनिक बात करें तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है ये आता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर राजस्थान के आसपास का है। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंबोज की राजधानी हाटक थी। सुरसेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा पूरा उत्तर प्रदेश का जो मथुरा एरिया है ये इसके अंतर्गत आता है।
अस्मक की राजधानी पोटली थी या पोतन थी, और इसको गोदावरी नदी का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये। इसको याद कीजिएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, महाजनपद की बात करें, ये अस्मक है। गंधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी, रावलपिंडी या पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है, ये आधुनिक क्षेत्र में आता है। अब ये जनपद महाजनपद में यहाँ पे क्या था, संस्कार होते थे, 16 संस्कार का प्रचलन था। ये संस्कार पूछेगा नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आता है यहाँ पे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में जो धार्मिक आंदोलन होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन जो है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इससे एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। ऐसे जो धार्मिक आंदोलन हुए, 4 आंदोलन हुए, पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा भागवत धर्म। तो इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट ज्यादातर अगर दीजिए तो डबल स्टार इनको दीजिए, और ये भी पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ जाता है। जैन धर्म की बात करें, देखिए जैन धर्म पहले आया, फिर बौद्ध धर्म आया, ये भी याद कीजिएगा। और इनके जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे महावीर स्वामी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगर देखें जैन धर्म में, तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जिन शब्द से क्या बना है, जैन बना है, तो कहाँ से बना है, जिन, जिन का मतलब क्या होता है, जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। और यहाँ पे इनके उदय का कारण हिंदुओं में जो रूढ़िवादी कर्मकांड थे और ब्राह्मण का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, जो पशुओं की हत्या बढ़ती जा रही थी, इस कारण से जैन धर्म का उदय होता है। इनके जो संस्थापक थे वो तीर्थंकर कहलाए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और जो लास्ट तीर्थंकर थे वो क्या थे, उनका नाम महावीर स्वामी है। जो ऋषभ देव थे ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित, याद कीजिएगा, राम इक्ष्वाकु वंश से थे, गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंश से थे, और ऋषभ देव जो थे ये भी इक्ष्वाकु वंश से थे। याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। ऋषभ देव का जो अन्य नाम था वो आदिनाथ था, ये सब नाम था इनका। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली। त्रिरत्न जो चलाया था इन्होंने, मतलब इनके जैन धर्म से रिलेटेड है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसमें जो है महाव्रत थे, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमृषा। देखिए स्टार्टिंग में जो महाव्रत थे ये 4 महाव्रत थे। पांचवा जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है ये किसने जोड़ा, तो ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये चीज याद कीजिएगा कि पांचवा जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था महाव्रत, ठीक है। तो 4 महाव्रत पहले थे, 5 अब हो गए टोटल। तो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमीषा, ये चीज था। इन्होंने महाव्रतों को अड़ुव्रत भी कहा, ये चीज याद कीजिएगा। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से हैं। अब जो दिगंबर संप्रदाय क्या होता है, दिगंबर संप्रदाय वो होता है, देखिए होता क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री ये रहती है कि ये लोग का जो एरिया रहता है पूरा, तो ये जो आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार का एरिया ले लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एरिया ले लीजिए, कुशीनगर, मल्ल और ये सब पूरा रहता है। और यहाँ पे बिहार का थोड़ा सा एरिया ले लीजिए, तो वो पूरा एरिया इन लोगों का रहता है। लेकिन होता क्या, भीषण अकाल पड़ जाता है, उसके कारण 14 साल तक वो अकाल जारी रहता है। तो कुछ जो है जीने के लिए इन लोग क्या करते हैं, जो तीर्थंकर रहते हैं वो इन बोलते, मतलब आपस में ये लोग बात करते हैं कि हम लोग दक्षिण की तरफ चल देते हैं, वहां पे अपने धर्म का प्रचार भी करेंगे, तब तक जीने खाने के लिए भी रहेगा। तो इसमें से कुछ लोग नहीं जाते हैं, जो कि दिगंबर संप्रदाय के बन जाते हैं। मतलब उनको ये रहता है कि यहाँ हमारा धर्म है, हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। कुछ लोग चले जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, फिर दक्षिण भारत में जैन धर्म का, अब वो वहां रहते हैं तो वो अपने धर्म का प्रचार भी करते हैं, धर्म का उनके प्रसार भी होता है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के अगर आप श्रवण बेलगोला ले लीजिए, जहाँ पे मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, मौर्य वंश का जो स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वहां पे उन्होंने मतलब अपना प्राण त्यागा था, श्रवण बेलगोला। और दक्षिण भारत का जो एरिया ले लीजिए, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। तो ये सब जो एरिया रहता है यहाँ पे, ये लोग क्या करते हैं, जैन धर्म का प्रचार करते हैं। फिर जब सूखा यानी अकाल खत्म हो जाता है, तो ये लोग आते हैं यहाँ पे अपने मूल स्थान पे, एरिया पे आते हैं। तो जो दिगंबर संप्रदाय देखिए बनता कैसे है, तो जब ये लोग आते हैं, अब यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे गर्मी, और यहाँ पे ये इधर का मौसम जो है थोड़ा सही रहता है। तो ये जब वापस आते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे धर्म सभा बैठती है और यहाँ पे बोला जाता है कि ये लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में रह नहीं पाए, अपने धर्म का मतलब पालन नहीं किए, चले गए। और इन लोगों का मानना था कि हम लोग गए तो धर्म को जो है वो बहुत बड़े लेवल पे, हम लोग अब वहां रहते हुए भी अपने धर्म का पालन किए, जो भी उसमें लिखा था कि जो जो पालन करना चाहिए वो सब हम लोगों ने किया, प्रचार भी किया। तो ये सब था। तो फिर इसी समय क्या होता है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय बढ़ जाता है। दिगंबर जो वो संप्रदाय के लोग रहते हैं जो कि एकदम मूल धर्म से रिलेटेड, मतलब जब जैन धर्म जैसे बना था एकदम उसी कट्टरता के साथ मानते थे उसको, कि उसमें कोई हम लचीलापन नहीं चाहते, कोई हम बदलाव नहीं करेंगे। श्वेतांबर संप्रदाय वो संप्रदाय हुआ, वो लोग हुए जो कि समय परिस्थिति के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन चाहते थे। जैसे अकाल आया 14 साल, तो उन लोगों का मानना था कि कुछ लोग यहाँ
से जाना चाहिए, मतलब जीने खाने, जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम प्रचार कर पाएंगे, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ठीक। तो इसी से क्या बनता है, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय बन जाता है। श्वेतांबर जो संप्रदाय रहते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, स्थूलभद्र जैसे हुए। दिगंबर संप्रदाय जो है भद्रबाहु, भद्रबाहु किसके बेटे थे, अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने, नहीं भरत थे वो। तो यहाँ पे जो है भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के रहते हैं, और ये दिगंबर संप्रदाय का मतलब ये कोई वस्त्र नहीं धारण करते, नग्न रहने वाले जो तीर्थंकर थे उनको दिगंबर संप्रदाय कहा गया। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है कुछ कीवर्ड है, जैसे संथारा है। संथारा क्या होता है, संथारा और संलेखना। संथारा और संलेखना ये बेसिकली होता ये है कि जो यहाँ पे जो जैन धर्म के मानने वाले जो तीर्थंकर, उनका ये मानना रहता है कि जब आप अपने जीवन में सारा काम कर लिए तो अब लगता है कि अब जीवन में कोई काम बचा नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, तो क्या करते हैं, अपने शरीर को जो है 3-4 दिन 5 दिन जितने दिन भी वो क्या करते हैं, जल अन्न सब त्याग देते हैं। ठीक, और पूरा उपवास पे रहते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। ठीक, तो ये चीज तो इसमें संथारा और संलेखना दोनों का मतलब यही होता है कि शरीर को जो है भूखा या उपवास रह करके त्यागना। लेकिन यहाँ पे जो श्वेतांबर जो धर्म के लोग थे, जो श्वेतांबर मानते थे, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे, वो इसको संथारा कहते थे, और जो दिगंबर के मानने वाले थे, दिगंबर संप्रदाय के थे, वो इसे संलेखना कहते थे। ये क्या था, एक आमरण अनशन का अनुष्ठान था। अब यहीं से आता है, एग्जाम में पूछता है स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल थे। ये भी पूछ लेता है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, इनका आगे भी आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, इनका शिक्षा ये इन्होंने दिया कि जो संसार है वो दुख मूलक माना जाता है। दुख का मूल कारण क्या है, तृष्णा है, यानी कि किसी से घृणा करना ही दुख का मूल कारण है। इसीलिए आप लोग भी किसी से घृणा मत कीजिए, नहीं तो आपको ही दुख मिलेगा। सामने वाले को दुख देने के चक्कर में आप लोग ही दुखी हो जाएंगे। इसीलिए खुश रहिए, किसी से तृष्णा मत कीजिए, यानी घृणा मत कीजिए। ईश्वर में विश्वास, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को ये क्या करते थे, जिनसे नीचे रखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी देखिए एग्जाम में पूछता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता आ जाता है, तो समानता में क्या है, ईश्वर में विश्वास दोनों लोग करते थे, जैन धर्म के मानने वाले लोग और यहाँ पे बौद्ध धर्म। लेकिन जो जैन धर्म के लोग थे ये क्या मानते थे कि अस्तित्व, तो ईश्वर के अस्तित्व को ये जिन से नीचे रखते थे। ठीक, वर्ण व्यवस्था की ये निंदा नहीं करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते। वर्ण व्यवस्था पे इन्होंने ज्यादा नहीं बोला था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था ना, इस पे इन्होंने ज्यादा खुल के नहीं बोला था, यानी कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की थी। ये चीज है, बल्कि इसमें सुधार का इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने एकदम खुले, मतलब एकदम ओपनली जो है निंदा नहीं। देखिए यहाँ पे जो है प्रमुख जैन तीर्थंकर है, उनके प्रतीक चिन्ह है, तो ऋषभ देव, इनकी प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। अजित नाथ का गज है, संभवनाथ का अश्व है, अभिनंदन नाथ का कपि है, और सुमित नाथ का कौंच है। ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो सबका नहीं, ऋषभ देव, अजित नाथ और संभवनाथ का याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे पद्म प्रभु पुरुष का पद्म है, और यहाँ पे अगर चंद्र प्रभु ये लोग भी छोड़ दीजिए, पूज्यनाथ का महिषी है। महावीर का याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह है, और पार्श्वनाथ का सर्प है। अरिष्ट नेमी का शंख है, और नेमीनाथ का जो है वो नीलकमल है। ये जितना हाईलाइट है इसको तो याद कर ही लीजिएगा। अनंतनाथ का सेन है, और शांतिनाथ का मृग। ये मैच करने को आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग को 2-3 याद रहेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। यानी कि आप याद कीजिए नीचे से लास्ट, मतलब लास्ट से आप 4 याद कीजिए, स्टार्टिंग का 2-3 याद कीजिए, बीच का 2 याद कर लीजिए। अनंतनाथ का याद कर लीजिए सेन, शांतिनाथ का मृग, नेमीनाथ का नीलकमल। ना याद कर लीजिए साउंड से। अरिष्ट नेमी का शंख है, और पार्श्वनाथ का सर्प है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। महावीर का सिंह है। ठीक, और यहाँ पे ऋषभ देव का क्या है, वृषभ है, और यहाँ पे अजित नाथ का गज है। जैन संगतियां देखते हैं तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में होती है, स्थूलभद्र के टाइम में होती है। द्वितीय जैन संगति वल्लभी में होती है, और ये क्षमा चरण के संगति में होती है। इसमें 12 अंगों का संकलन होता है। इसमें क्या होता है, 12 अंगों को लिपिबद्ध किया जाता है। अब आते हैं लास्ट महावीर स्वामी, इनको पढ़ लेते हैं। इनको बचपन का नाम वर्धमान रहता है, 540 ईसा पूर्व में जन्म होता है इनका। कुंडलग्राम या कुंडलपुर वैशाली बिहार में है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ रहता है, माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी राजा चेतक की बहन रहती है ये। पत्नी का नाम यशोदा रहता है, पुत्री इनकी अड़ुजा प्रियदर्शनी रहती हैं। दामाद इनके जमाली रहते हैं। मृत्यु इनका 468 ईसा पूर्व में होता है, यानी कि 540 ईसा पूर्व में जन्म, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका मृत्यु हो जाता है।
इन्होंने अनेकांतवाद या स्यादवाद का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ये पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ, अनेकांतवाद, स्यादवाद किस धर्म से रिलेटेड है, आपको दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव। तो ये जैन धर्म से है, और जैन धर्म में किससे रिलेटेड है, महावीर स्वामी से। पांचवें व्रत यहाँ पे ब्रह्मचर्य जो था उसको इन्होंने जोड़ा, ये चीज है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बौद्ध धर्म देखते हैं। तो बौद्ध धर्म जो उसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। अब यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिरत्न आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और इसमें त्रिपिटक आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो त्रिपिटक है ये क्या है, त्रिपिटक जो लिखे गए हैं संकलन है, जो बुद्ध ने ज्ञान दिया था, जो अपना शिक्षा दिया था, उसी का सारा संकलन यहाँ पे है। ये भाषा पाली में लिखा गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम लिखे गए हैं, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश लिखे गए, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए हैं। चार आर्य सत्य है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक। यहाँ पे इन्होंने अष्टांगिक जो मार्ग है, इस अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रज्ञा, शील और समाधि में। ये अष्टांगिक मार्ग में अगर प्रज्ञा के अंतर्गत देखें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक यहाँ पे संकल्प आएगा। शील की बात करें तो सम्यक वाक, सम्यक कर्माच, सम्यक आजीव ये आएगा। समाधि की बात करें सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि आएगा। दक्षिण सिद्धांत भी दिया, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, आभूषणों का त्याग कर देना, आरामदायक शैया पे न लेटना। ये इनका दक्षिण सिद्धांत था बौद्ध धर्म का। अगर संप्रदाय की बात करें तो 2 संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय। कनिष्क के टाइम पीरियड में जो चौथी बौद्ध संगति होती है उसमें संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। हीनयान संप्रदाय का मतलब ये होता है कि जो यान है वो बहुत ही छोटा है, उसमें जो है कुछ ही लोग जो है वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और उसमें जैसे कुछ कठिन नियम बनाए गए, जैसे अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको साधु या बनना पड़ेगा, ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, धन संचय नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज था। और यहाँ पे गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसको त्याग करना पड़ेगा। लेकिन महायान संप्रदाय के लोग मानते थे कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, यानी एक राजा को भी, प्रजा को भी, सबको बौद्ध धर्म में, मतलब महायान शाखा में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। ये थोड़ा लचीला था, ये कठिन था, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। हीनयान शाखा के उप संप्रदाय की बात करें तो सामित्य आता है, सौत्रांतिक आता है, और यहाँ पे स्थविरवादी, यही स्थविरवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिरवादी सबसे पहले स्थिरवादी होता है, जो कि एकदम कट्टर, जो स्टार्टिंग से बौद्ध धर्म रहता है उसी को मानते हैं। जो थोड़ा लचीला चाहते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे महायान शाखा में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्थिरवादी जो है वो हीनयान शाखा से संबंधित है जी। पहले स्थिरवादी आते हैं, फिर उसके बाद हीनयान शाखा में यही कन्वर्ट हो जाते हैं। महायान की भाग देखें तो शून्यवाद, शून्यवाद में माध्यमिका सापेक्षवाद आता है, फिर आता है विज्ञानवाद या गोचर, और यहाँ पे योगाचार। तो योगाचार या विज्ञानवाद को मानते हैं महायान के शाखा के लोग। अगर महायान शाखा के भाग देखें और तो बोधिसत्व आता है, ब्रजयान इसका एक उप समुच्चय है, ठीक। अगर यहाँ पे देखें बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, तो महापरिनिष्क्रमण क्या है, 29 वर्ष की आयु में जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था, गौतम बुद्ध ने, उसको महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने अपना जो पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश ऋषि पत्नम यानी कि सारनाथ में दिया था, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जब इनको 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता देखें, अगर देखें तो ये पुनर्जन्म की मान्यता थी, पुनर्जन्म को मानते थे। इसमें अगर देखें तो समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, दोनों जो धर्म है वो किसको, पुनर्जन्म को मानते थे। ईश्वर के उसमें सत्ता में विश्वास करते थे, इक्कीश्वरवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। कर्म कांडों में विश्वास ये लोग नहीं करते थे। प्रमुख शब्दावली की बात करें तो स्तूप आता है, अगर आप स्तूप बनाइए तो यहाँ पे ऐसे, ठीक, ये अंड है स्तूप में। अब यहाँ पे हर्मिका रहता है, जहाँ पे छतरी रखा रहता है। यहाँ पे जो बुद्ध से रिलेटेड कोई सामान रखा रहेगा, या बुद्ध का कोई जैसे अस्थि वगैरह रखा रहेगा, या उनका कटोरा जिससे वो मांगते थे, भीख मांगते थे, और जो उनका पादुका था जो वो पहनते थे, उनके कपड़े में, तो उनसे रिलेटेड वस्तु या उनकी अस्थि का राख रखा जाएगा यहाँ पे। और ये इसको अंड कहा जाता है, इसको हर्मिका, ये छतरी है, और ये क्या है, यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ रहता है। फिर बाद में शुंग काल के दौरान ये मौर्य काल में बनता है अशोक के द्वारा, सांची के स्तूप की बात करें, और यहाँ पे फिर प्रदक्षिणा पथ बनता है, जिसपे चारों ओर क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु या जो बौद्ध धर्म को मानते हैं शरणार्थी, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं। फिर तोरण द्वार बनता है, जिसमें जो है अगर बात करें तो तोरण द्वार पूरे सजाए जाते थे, द्वार जिससे एंट्री होते थे। तो ये शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने तोरण द्वार बनवाए, सुंदर एकदम तोरण द्वार बनवाते थे पत्थर के, ठीक। ये चीज है यहाँ पे। तो ये इससे बुद्ध धर्म से रिलेटेड ये स्तूपा का कुछ फैक्ट है जिसको याद कीजिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे चैत्य और विहार देखते तो चैत्य क्या होता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है पूजा स्थल करते थे, समाधि जहाँ पे पूजा करते थे, ध्यान करते थे, उसको चैत्य कहा जाता था। जहाँ पे वो शयन करते थे, रहते थे, उसको विहार कहा जाता था। उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश जो है उसको उपसंपदा कहते थे। भिक्षु या उपासक बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे उनको भिक्षु या उपासक कहा जाता था। प्रमुख बोधिसत्व इंपॉर्टेंट है तो इसमें अवलोकित ईश्वर है, मंजूश्री है, ये सब सारे महायान शाखा से रिलेटेड हैं। वज्रप्राणी, क्षितिगृह, मैत्रेय जो कि भावी बुद्ध हैं, और अभिताभ, ये प्रमुख बोधिसत्व हैं। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो मिलिंदपनो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, और यहाँ पे अश्वघोष जो लिखे हैं, बुद्धचरित लिखे हैं, सौंदरानंद लिखे हैं, सरिपुत्र, और यहाँ पे सूत्रालंकार, वज्र सूची इन्होंने लिखा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। दीपवंश, महावंश किसने लिखा है, किस उसमें लिखा गया है, किस बौद्ध संगति में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब आप याद कीजिएगा। डिटेल में पढ़ना है तो सेपरेट लेक्चर पढ़े, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी थोड़ा फास्ट चल रहा है, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, ये क्लास लेने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, जो डिटेल में जो मैंने क्लास लिया उसमें पूरा मैंने पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन इसमें जैसे कि इस चीज पे आप जोर दीजिए, इसको पढ़िए, इसके राइटर पढ़िए, ये किस बौद्ध संगति में लिखी गई है, ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा। गौतम बुद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट, नेपाल की तराई क्षेत्र में। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम रहता है। ठीक, सुद्धोधन कपिलवस्तु साकेगढ़ के प्रधान रहते हैं, इनके फादर रहते हैं, मतलब इनके पिता रहते हैं सुद्धोधन। और यहाँ पे देखिए पिता का नाम ये हो गया, माता का नाम माया देवी महामाया को, जो कोली राज्य की कन्या रहती हैं, गणराज्य रहता है ये रिपब्लिक, उसकी कन्या रहती हैं। मौसी महाप्रजापति इनका पालन पोषण करती हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया की। तो फिर उसके बाद पत्नी का नाम जसोधरा रहता है, और यहाँ पे नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा भी इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल रहता है, घोड़े का नाम कंधक रहता है, सारथी का नाम छन्न रहता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनारा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में होती है, बिहार में है राजगृह। समय 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में होती है। ठीक है, हर एक वंश में रहते हैं अजात शत्रु, जिसमें बिंबसार के बेटे रहते हैं अजात शत्रु, इसके शासन काल में होती है प्रथम बौद्ध संगति। महाकश्यप इसके अध्यक्ष रहते हैं। बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया जाता है। जो बुद्ध उपदेश देते हैं, जो सबको शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, वो उसी का जो है संकलन है सुत्त पिटक और विनय पिटक। सेकंड अगर बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है 383 ईसा पूर्व, मतलब कि 100 साल बाद होती है। ये 100 साल बाद होता है बौद्ध संगति। कालाशोक के शासन काल में यहाँ पे साबक मीर इसके अध्यक्ष रहते हैं। स्थविर और महासांघिक में विभाजन हो जाता है। यही स्थविर जो कि बाद में चल करके क्या बनेगा, हीनयान शाखा बनेगा। यही महासांघिक जो कि बाद में चल करके जो विज्ञानवाद को मानता था, जो लचीला था, थोड़ा लचीलेपन को सपोर्ट करता था, वो महायान शाखा में विभाजित हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे आता है तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होता है 250 ईसा पूर्व में। अशोक के शासन काल में होता है। मोगलीपुत्र जो रहते हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पे अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। ठीक, अब आता है चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होता है, 72 ईस्वी में होता है। कनिष्क के शासन काल में होता है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहते हैं। संघ जो है वो हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हीनयान और महायान संप्रदाय देख लिया, तो ये अब बस एक चीज और देख लीजिए। देखो ये सब हम लोगों ने देख लिया। महायान जो शाखा था, हीनयान शाखा साहित्य पाली भाषा में लिखा जाता था। अगर महायान शाखा की बात करें तो साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। ये चीज याद कीजिएगा। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय संस्थापक और अवस्थिति देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के थे, बिहार में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने, पाल वंश के थे, ये बिहार में किया। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल, ये भी पाल वंश के थे, बिहार में है। सुमापुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। और वल्लभी की स्थापना भट्टारक यानी कि गुजरात में स्थित है भट्टारक ने किया। बौद्ध और जैन धर्म के अगर मतों की तुलना करें तो संस्थापक जो थे, दोनों के संस्थापक क्या थे, समानता की बात करें क्षत्रिय कुल में थे। वेदों की प्रमाणता का जो है के प्रति दोनों की अनास्था थी। कर्म कांडों के दोनों लोग क्या करते थे, देखिए कर्म कांडों के फलीभूत होने का निषेध करते थे, मतलब इसको नहीं मानते थे। कर्म व पुनर्जन्म को ये मानते थे। शूद्र व महिलाओं के प्रति जो है के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की संभावना का ये विरोध किया इन्होंने। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। असमानता देख लेते हैं तो महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपरिग्रह पे अधिक बल दिया। बौद्ध में निर्वाण इसी जीवन में संभव है, जबकि जैन धर्म मानते थे कि शरीर जो है मुक्ति के पश्चात ही इसे जो है संभव, मतलब निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ संप्रदाय आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे भौतिकवादी, अक्रियावादी, आजीवक संप्रदाय इंपॉर्टेंट हो जाता है। मखली गोसाल इसके संस्थापक थे। भौतिकवादी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक अजित केशव कंबलिन थे। ठीक, ये चीज है। नित्यवादी ये छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद आता है आपका हर्यक वंश आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वंश है जो कि पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हर्यक वंश आता है सबसे पहला, जिसमें जिसके जो संस्थापक रहते हैं वो बिंबिसार रहते हैं। फिर जो है ये कैसे अपने राज्य का विस्तार करते हैं, तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और उसके बाद इनके बेटे रहते हैं अजातशत्रु, ये दूसरे रहते हैं। तो इनके बेटे फिर ये आगे बढ़ाते हैं, 492 से 460 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। इनको कुड़ी उपनाम दिया जाता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इन्होंने ही करवाया था राजगृह में, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद उदयन आते हैं। उदयन जो है इनके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं और ये पाटलिपुत्र को क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी कि उसके पहले तक राजगृह राजधानी रहती है, राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित करते हैं उदयन। ये स्थापना भी करते हैं पाटलिपुत्र की, ठीक है। जैन धर्मावलंबी मतलब जैन धर्म को ये मानते हैं, ये चीज रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे शिशुनाग वंश आते हैं। शिशुनाग वंश में देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे शिशुनाग जनता द्वारा जो चयनित ये शासक कहलाता है, जनता ने इनको चुना था शिशुनाग को। फिर आते हैं कालाशोक, जिसमें इनको दिव्यावदान जैन धर्म से रिलेटेड है, याद कीजिएगा यहाँ पे। तो दिव्यावदान में इनको क्या कहा गया, काकवड़ कहा गया। राजधानी जो थी वो क्या थी इनकी, पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी बनाया। और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था उसका आयोजन इन्होंने किया था, किसने, कालाशोक ने किया था। प्रमुख अगर शासक देखें यहाँ पे तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। मौर्य वंश का थर्ड नंबर पे देखिए नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। आप लोग समझिए यहाँ पे पहला हर्यक वंश 544 से 400 ईसा पूर्व 412। सेकंड नंबर पे शिशुनाग वंश, थर्ड नंबर पे नंद वंश। नंद वंश को फिर हरा करके मौर्य वंश आते हैं, ठीक। तो अगर देखिए नंद वंश के बारे में देखते हैं तो महापद नंद आते हैं, एकराट साम्राज्य कहा जाता है। अगर कलिंग विजय का वर्णन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। पाड़नी इनके मित्र थे महापद नंद के, और यहाँ भी परशुराम का अवतार इनको कहा जाता है। घनानंद आते हैं, लास्ट में रहते हैं घनानंद, ठीक है। पहले ये रहते हैं फिर घनानंद आते हैं। घनानंद को ही हराकर फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो जैन अमात्य यहाँ पे स्थूलभद्र थे इनके जैन अमात्य, और ये इनके सेनापति भद्रसाल थे, ये चीज है। ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर ने निकाया और यहाँ पे बहु केफला नगर स्थापित किया, ये चीज याद रखिएगा। यूनानी ग्रंथों में इनको अग्रमीज कहा गया, किसको, घनानंद को, ठीक है। तो ये चीज याद कीजिएगा। फिर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार इनके बेटे रहते हैं। फिर बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, बिंदुसार के बेटे। फिर बृहदत्त आते हैं, अंतिम शासक बृहदत्त रहते हैं। दशरथ रहते हैं इनके पोते रहते हैं अशोक के, दशरथ। इनके बारे में भी याद कर लीजिएगा। ये दशरथ और अशोक ये दोनों लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगर ऊपर का आप देखिए बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों लोग मानते हैं जैन धर्म को, ठीक है। अब इसमें भी जैन धर्म में जो आजीवक संप्रदाय रहता है मखली गोसाल का, उसको बिंदुसार का झुकाव उसकी तरफ रहता है, ठीक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें लिखा गया, उससे पता चलता है जो मौर्य वंश के बारे में। जैन साहित्य से पता चलता है, दीप वंश महावंश जैन साहित्य से। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखी गई, इससे पता चलता है। यूनानी लेखक यहाँ पे आते हैं निर्याकस, मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखा था, इससे पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। पहली बार अगर देखें अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किसने कराया था, तो मौर्य काल में हुआ था। सबसे बड़े राज्य में, जितने बहुत बड़े लेवल पे जो है अगर देखें यहाँ पे कि बहुत बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मौर्य काल का था। गुप्त काल और सारे कालों से अगर तुलना करें एंशिएंट में, तो सबसे बड़ा काल इनका था। मौर्य वंश का सबसे बड़े एरिया में फैला था, यानी अफगानिस्तान से ले लीजिए आप, अगर मैप बनाइए देखिए अगर, तो ये जो अफगानिस्तान से आप यहाँ से पूरा एरिया ले लीजिए, यहाँ से पूरा एरिया ले करके आप आइए, पूरा दक्षिण तक फैला हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ा का पूरा था, सौराष्ट्र का एरिया, ये सब पूरा एरिया था। ये पूरा अशोक का तक आते आते पूरा साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहते हैं, ये संस्थापक रहते हैं मौर्य वंश के, ठीक। चाणक्य इनके गुरु रहते हैं। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा, सिकंदर की से इनकी भेंट का उल्लेख भी जस्टिन से की वजह से पता चलता है, इनसे इन्होंने उल्लेख किया, पता चलता है। यहाँ पे एंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को मिली है। सेंड्रोकोटस, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को पहचाना कि और कोई नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था इन्होंने, ये चीज पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है, तो एपियानस ने लिखा है, इसका उल्लेख किया है। सेल्यूकस की जो बेटी थी कार्नेलिया, मतलब हेलेना नाम था इनका, जिनसे इनका विवाह होता है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर को ये हराते हैं, फिर इनकी बेटी से इनका विवाह हो जाता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को लौट डाला, ये प्लूटार्क ने बोला है, याद कीजिएगा। ये जैन धर्म को मानते थे। जैन गुरु जो भद्रबाहु थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। और यहाँ पे
से है गौड़ा ताम्रप्रत जो अभिलेख है उस पे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है ये। इस अभिलेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में होती है, संलेखना विधि से होती है, यानी कि ये क्या करते हैं, उपवास विधि से इनकी मृत्यु होती है। सेकंड नंबर पे आते हैं इनके बेटे बिंदुसार रहते हैं, ठीक। और तक्षशिला में इन्होंने, इनके टाइम में तक्षशिला में अशोक जो है वो विद्रोह को दबाने जाते हैं, इनके बेटे रहते हैं। और इनको अमित्र घात कहा गया, यानी अमित्रो केडीज कहा गया, शत्रुनाशक इनको कहा गया, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं अशोक। अशोक आजीवक संप्रदाय, देखिए यहाँ पे आजीवक संप्रदाय मक्खली गोचल, तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं बिंदुसार, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अब अशोक के बारे में देख लेते हैं। तो अशोक देखिए यहाँ पे भारत में शिलालेखों की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेख 1837 में किसने सर्वप्रथम खोजे थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मास्की, गुर्जरा, नेतृत्व और ये सब जो थे ये अशोक के उपनाम मिलते हैं, मतलब अशोक के नाम मिलते हैं। मास्की, गुर्जरा और इनके जो लेख हैं इनमें उपनाम मिलते हैं। बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी का नाम जो है ये आजीविको हेतु इन्होंने नागार्जुन गुफा जो है इसमें दशरथ ने दी थी। तो नागार्जुन गुफा का निर्माण दशरथ ने कराया था। दशरथ कौन थे, ये इनके पोते थे अशोक के, ठीक। यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है कि बौद्ध मतलब धर्म की भिक्षा या शिक्षा दीक्षा जो है ये अशोक ने किससे ली थी, तो अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध दीक्षा ली थी। इसका वर्णन कहाँ पे है, तो दिव्यावदान में है। दिव्यावदान जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। आगे ऊपर साथ मैंने जैन धर्म बोल दिया तो वो उसको करेक्ट कीजिएगा। दिव्यावदान जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो था वो कहाँ का, अवंती यानी उज्जैनी का क्या था, उपराजा था। 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है और उसके 273 ईसा पूर्व में ये राजा बनता है। अशोक वर्धन, इनको पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के 8वें वर्ष कलिंग विजय मतलब कलिंग पर आक्रमण करता है। जब अभिषेक होता है राज्याभिषेक, उसके 8वें वर्ष ये क्या करता है, कलिंग पे आक्रमण करता है। ये 13वें शिलालेख में पता चलता है, ये चीज है यहाँ पे। इसी युद्ध के बाद क्या होता है, ये युद्ध घोष मतलब से आ जाते हैं, ये थोड़ी घोष से धम्म घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। धम्म घोष यानी धर्म की तरफ इनका रुझान हो जाता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, युद्ध को त्याग देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख है जिसके बारे में अशोक के बारे में पता चलता है। उस शिलालेख से 14 विभिन्न लेखों का समूह है, 8 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अरमाइक लिपि उस एरिया में प्रयोग किया गया। अगर मैप देखेंगे आप तो ये वाला जो एरिया है अफगानिस्तान, ये सब एरिया जो था, कांधार, काबुल, तो यहाँ पे आपका अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो लेख लिखवाए थे उसको इन्होंने वहीं के लोकल लैंग्वेज में लिखवाए थे या खुदवाए थे, जैसे लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि, ये सब लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सहगोरा, जो सहगौरा ताम्र लेख है, ये कहाँ पे स्थित है, ये गोरखपुर में स्थित है। महास्थान अभिलेख ये बगौरा बांग्लादेश में स्थित है, बोगरा बांग्लादेश। ये प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, तो यानी कि प्राकृत भाषा भी लिखी गई है। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में कौन से लेख है, सहगौरा का ताम्र पत्र लेख जो कि गोरखपुर में है, ये लिखा गया। इस शिलालेख को 1750 में टी पैंथलर ने किया था। पैंथलर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि गोरखपुर यूपी में मिला है सहगौरा का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस लेख में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अगर बात करें तो इस लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में किया गया है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो शेष भारत में किया गया। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो 7 स्तंभ लेख हैं। इसमें प्रयाग स्तंभ लेख आता है जो कि कौशाम्बी में सबसे पहले ये लिखा गया था, मतलब था, खुदवाया गया था। ओरिजिनल इसका जो ओरिजिन देखी तो कौशाम्बी में था। अकबर इसको क्या करता है, प्रयाग लाता है, इलाहाबाद किले में स्थापित करता है, इसलिए इसका प्रयाग स्तंभ लेख लिखा इसको बोला गया है। दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक जो है वो टोपरा लाता है इसको दिल्ली से, ये चीज है। फिर उसके बाद टोपरा से ये दिल्ली ले जाता है इस लेख को, ये अशोक का ही लेख रहता है। दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक जो है इस अभिलेख को भी दिल्ली ले जाता है। रामपुरवा ये चंपारण बिहार में खोजा गया था। और लौरिया आर्यराज जो है ये पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिम चंपारण में मिलता है। ये सारे जो लेख है स्तंभ लेख, ये अशोक के लेख हैं। अगर अन्य तथ्य देखें तो रानी का अभिलेख ये कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी में प्राप्त होता है। रुम्मनदेही अभिलेख अशोककालीन सबसे छोटा अभिलेख, अगर बात करें कौन सा है तो रुम्मनदेही अभिलेख है अशोककालीन सबसे छोटा स्तंभ लेख, जिसमें भू राजस्व दर घटाने का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा वो अभिलेख बताइए जिसमें भू राजस्व यानी कि लैंड जो टैक्सेशन है उसको, टैक्स को घटाने का दर यहाँ पे वर्णन किया गया, तो ये रुम्मनदेही अभिलेख में किया गया है। अब यहाँ पे धौली अभिलेख ये सती जो यहाँ पे सारी प्रजा जो है वो मेरी संतान है, इसमें बोला गया। किस अभिलेख में, धौली अभिलेख में बोला गया है।
एरागुड़ी बृहद शिलालेख की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी गई है, जबकि अन्य सभी जो है वो बाएं से दाएं लिखी गई। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनिक है कि एरागुड़ी बृहद शिलालेख एक ऐसा शिलालेख है जिसकी जो लिपि है वो दाएं से बाएं है। दाएं से बाएं कहने का मतलब है आपका ये ऐसे जाएगा, बाएं से दाएं ये है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। 13वें शिलालेख में यवन शासक मतलब विदेशी उससे शासकों से भी इनका संबंध पता चलता है। किस शिलालेख से? तो यवन 13वें शिलालेख से पता चलता है कि टालमी द्वितीय के साथ अलेक्जेंडर एरियोट द्वितीय इनके साथ इनका मतलब इनका संबंध अच्छा था, ये चीज यहाँ पे पता चलता है। कंगनहल्ली जो अभिलेख है ये कर्नाटक में है, तो इससे भी पता चलता है कि कर्नाटक तक इनका शासन काल था, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो अशोक लिखा गया है, इसका मतलब है राजा अशोक का उल्लेख किया गया है। समाज जो था वो 7 श्रेणियों में बटा हुआ था इनके, उससे पता चलता है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, ये सब में बटा हुआ था। नगर प्रशासन इनका क्या था? समितियों का विभाजन 6 भागों में था, 30 सदस्य होते थे और बिक्री का जो मूल्य कर वो 10वां भाग होता था। कर जो लिया जाता था जितना बिक्री होता था उसका 1/10 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था, ठीक है, ये चीज था। कर चोरी पर कौन सी सजा मिलती थी? मृत्यु दंड की सजा मिलती थी। अगर मौर्यकालीन प्रशासन में देखेंगे तो गोप क्या होता था? सबसे छोटा प्रशासक होता था। एग्रोनोमोई किसको कहते थे? मार्ग निर्माण के जो अधिकारी होते थे उनको एग्रोनोमोई कहते थे। न्यायालय धर्म जो स्थलीय होता था उसको न्यायालय। गुप्तचर संस्था या संचराचर होते थे। सेनापति सैन्य विभाग का सर्वोच्च होता था। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। सीता भूमि को भी डबल स्टार कीजिए, बहुत बार आया है। तो ये सरकार की जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। ये भी स्टार कीजिए। राजुक न्यायाधीश को कहते थे। आवित मातृक बिना वर्षा की भूमि को क्या कहा जाता था? आदेव मातृक कहा जाता था। कुम्हार यहाँ पे क्या था? कुम्हार क्या था? एक पाटलिपुत्र नगर जो था उसमें कुम्हार एक महल था, ठीक है, इसका उल्लेख फाहियान ने किया, तो ये चीज याद रखिएगा। पूछ लेता है कि मौर्य काल में कुम्हार क्या था, कुम्हरार क्या था, तो ये एक महल था, ठीक है। यहाँ पे चर जासूस को कहा जाता था। कुमार किसे कहा जाता था? प्रांतों के जो शासक या प्रशासक होते थे उनको कहा जाता था कुमार। मौर्य वंश के बाद क्या आता है? कर्ण वंश आता है जिसमें वसुमित्र रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे शुंग वंश सबसे पहले आता है, फिर कर्ण वंश आता है। शुंग वंश का टाइम पीरियड अगर देखिए तो यहाँ पे 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व रहता है। पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहदत्त का क्या रहता है? सेनापति रहता है। वो बृहदत्त की हत्या कर देता है और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश रहता है, ठीक है, तो ये चीज याद कीजिएगा। बृहदत्त को हटा के पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र रहता है। फिर उसके बाद उदयन आते हैं। उदयन क्या करते हैं? पाटलिपुत्र। उदयन जो है वो किसकी पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं उदयन, तो वो पहले ही रहते हैं। बिंबसार और उसमें हर्यक वंश में आएंगे ये। सिमुक आते हैं। सिमुक क्या करते हैं? देखिए स्थापना सिमुक किसकी करते हैं? सातवाहन वंश की। अब यहाँ पे मौर्योत्तर काल, जो मौर्योत्तर काल में देख रहे हैं तो मौर्योत्तर काल में देखिए तो शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है और आता है आपका सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के देखिए संस्थापक सिमुक रहते हैं। अमरावती एवं प्रतिष्ठान इसकी राजधानी रहती है। अब आप साउथ में जाते जा रहे हैं, नीचे जाइए, नीचे में आएगा अब ये, ठीक है। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की। ये पूछ लेता है कि किस शासन काल में सबसे पहली बार भूमि देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ? तो ये सातवाहन के समय बहुत बड़े लेवल पे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को जमीन दिया जाता था दान में। ये कहीं ना कहीं इनके पतन का कारण भी बना बाद में। सातवाहन जो थे वो सात यहाँ पे द्वारा संचालित हुए। इसका अर्थ होता था सात द्वारा संचालित। पुराणों में इनको आंध्र मृत्यु यानी आंध्र आंध्र भी कहा गया। सातवाहन को आंध्र भी कहा गया पुराणों में। उत्तराधिकारी इसके क्या होते थे? मतलब इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड है इसके उत्तराधिकारी सातवाहन वंश के। अब यहाँ पे देखते हैं तो सप्तकर्णी प्रथम आते हैं जो कि नाना घाट अभिलेख इनका रहता है। इनसे इनके बारे में जानकारी पता चलता है। पुराणों में इन्हें कृष्णपुत्र कहा जाता है सप्तकर्णी प्रथम को। ठीक, फिर उसके बाद सातवाहन वंश से ही रिलेटेड रहते हैं और उसके बाद हाल आते हैं। महानतम जो अगर देखें सातवाहन शासक तो राजा हाल रहते हैं। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी रहते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी रहते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो देखिए इसमें क्या होता है कि अपने राजा के नाम के आगे अपनी माता का नाम या माता का सरनेम लगाने का प्रचलन सातवाहन काल में ही चलता है। जैसे यहाँ पे गौतमी पुत्र देखिए ना, गौतमी उनकी माता का नाम है, पुत्र सातकर्णी। तो इनके विजयों की जानकारी नासिक अभिलेख से पता चलती है। एकमात्र एवं अद्वितीय ब्राह्मण इन्होंने अपने आप को कहा, ठीक है। अब यहाँ का इनके बारे में कहा जाता है इनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया, यानी कि इन्होंने ये जो है वाराणसी से इनको गंगा जल आना रहता है तो वहां पे वाराणसी पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। तो ये चीज है कि ये बहुत दूर दूर तक गए रहते हैं, यानी तीन के जो घोड़े रहते हैं वो 3 समुद्र का पानी पीते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मौर्योत्तर काल में देखें तो सातवाहन खत्म होता है तो फिर यहाँ पे चेदी वंश आता है। चेदी वंश में क्या होता है? इस पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में एक नए राजवंश का उदय होता है जिसे चेदी राजवंश के नाम से जाना जाता है। चेदी वंश को महामेघ वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक रहते हैं महामेघ वाहन, ठीक है। इनका अर्थ रहता है महान बादलों के भगवान।
इसका अर्थ होता है महामेघ वाहन का। खारवेल इसके महान शासक रहते हैं, इनके बारे में पढ़िए। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेदी वंश में अगर देखें तो खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की यहाँ पे से मूर्ति लाते हैं, ये मगध से लाते हैं जैन तीर्थंकर की मूर्ति। खारवेल जो है ये किसके पुत्र रहते हैं, तो महामेघ के ये पुत्र रहते हैं खारवेल, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पढ़ लीजिए, उदयगिरी पहाड़ी पे है। भाषा कैसी है, प्राकृतिक भाषा है। जैन लोगों को गांव दान दिए गए, इसमें उल्लेख मिलता है कि जैन लोगों को गांव दान दिए गए। टोल चेर पांडव का जो उल्लेख है वो खारवेल द्वारा, मतलब यहाँ पे बताया गया कि खारवेल शासक थे खारवेल, इनके द्वारा चोल भी हारते हैं, चेर और पांडे ये राजाओं को ये हराते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे शक जो रहते हैं वो विदेशी शासक रहते हैं, विदेश से आते हैं, यानी कि अफगानिस्तान इधर के एरिया से आते हैं, उत्तर पश्चिम में ले लीजिए आप, भारत वहां से आते हैं। प्रथम इसके शासक मोगा रहते हैं, नहपान महाराष्ट्र गौतमीपुत्र सातकड़ी से ये हारते हैं, नहपान जो रहते हैं शक शासक रहते हैं। फिर आते हैं रुद्रदामन, रुद्रदामन सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहते हैं, इसे सातकड़ी रीति को 2 बार, तो ये रुद्रदामन ये शक शासक रहता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक की बात करें रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने खुलवाया था, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने सातकड़ी रीति जो सातवाहन वंश से थे, इनको 2 बार हराया था। सुदर्शन झील का इन्होंने मरम्मत कराया, संस्कृत के संरक्षक थे। जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखा गया है, इसको इन्होंने ही लिखवाया था, किसने, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने 130 से 150 ईस्वी। कला संस्कृति सातवाहन का यहाँ पे है, ब्राह्मण थे, कृष्ण की पूजा करते थे, ये सब है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हिंद यवन की बात करते हैं तो देखिए हिंद यवन में आते हैं आपके यूथिडेमिड कुल से अगर आते हैं तो डिमेट्रियस आते हैं। डिमेट्रियस 180 ईसा पूर्व में आते हैं। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम अगर प्रवेश करता तो डिमेट्रियस को माना जाता है। ये साकल को अपनी राजधानी बनाते हैं और राजा की उपाधि लेते हैं। इसे यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में ये सिक्के भी चलाते हैं ये, ठीक है। यूथेडिमस कुल से आते हैं डिमेट्रियस, ठीक। मिनांडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनांडर जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाता भी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलिंद पन्ह जो रचना है ये इन्हीं से, इनका जो नागसेन से जो इनका दार्शनिक वार्तालाप होता है, तर्क वितर्क होता है, उसी का संकलन मिलिंद पन्ह में लिखा गया है, ठीक है। फिर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरा अपना राजपाट छोड़ करके पूरा बुद्ध बन जाते हैं। मतलब अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए अशोक और मिनांडर की तुलना की जाती है तो ये कहा जाता है कि मिनांडर जो थे वो अशोक से भी बड़े बौद्ध भक्त थे या बौद्ध धर्म को मानते थे। किस आधार पे तुलना की जाती है कि जो अशोक थे उन्होंने अपने राजपाट को नहीं त्यागा था, मतलब वो अपने शासन करते हुए वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वो बुद्ध नहीं बने थे। बुद्ध करने बनने का मतलब क्या होता है कि जैसे एकदम राजपाट त्याग दीजिए, आप भिक्षुक बन जाइए। लेकिन मिनांडर के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या कहता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी जो रहता है और साथ साथ ये बौद्ध बन जाता है। बौद्ध इन द सेंस की पूरा राजपाट अपना त्याग देता है और भिक्षुक बन जाता है, तो ये चीज इससे तुलना किया जाता है। तो इसको इनके बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जो था वो अशोक से भी बड़ा बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मिलिंद पन्ह जो है ये मिनांडर के बारे में लिखा गया। नागसेन और मिलांडर, नागसेन जो दार्शनिक थे, इनसे और मिनांडर का जो वो होता तर्क वितर्क होता उसका यहाँ पे संकलन किया गया है। यूनानियों की देन अगर देखते हैं यहाँ पे तो कुछ कुछ फैक्ट है। तो सिक्कों पे राजाओं के नाम जो खुदवाए जाते हैं यूनानियों की देन है। चांदी के सिक्के जो है ट्रम कहा जाता है, चांदी के सिक्के सबसे पहली बार यूनानियों ने भारत में लाए। सर्वप्रथम मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने, ठीक है। हेलोनिस्टिक कला का विकास जो होता है, हेलोनिस्टिक कला जो है ये इसका विकास यूनानी की वजह से ही भारत में आता है। नाटकों में जो पर्दा यानी कि यवनी का यूनानियों की ही देन है। जो पर्दा नाटक में जो पर्दा प्रथा, जो नाटक में पर्दा चलता है ना, पर्दा गिर जाएगा जब नाटक खत्म हो जाएगा, तो ये कहाँ से नाटक ये लिया, इन्होंने यूनानियों से ही लिया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश आता है, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये चीज है। आंध्र इक्ष्वाकु आते हैं, इक्ष्वाकु राजा सैव, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बात करें मौर्योत्तर काल में देखें तो कुषाण शासक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि जो विम कटफिसेस रहते हैं, पहली बार सोने के सिक्के ये चलाते हैं विम कटफिसेस। कुषाण शासक अगर कुषाण वंश की स्थापना बात करते हैं तो कुजुल कटफिसेस करते हैं, जो कि 30 से 80 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। कुषाण वंश के ये संस्थापक रहते हैं, केवल तांबे के सिक्के ये जारी करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं विम कटफिसेस, जो कि 45 से 127 ईस्वी तक रहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली शासक रहते हैं कुषाण वंश के। कुषाण के शक्तिशाली या वास्तविक शासक इनको कहा जाता है। इन्होंने बड़ी मात्रा में सोने व तांबे के सिक्के चलाए। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहली बार बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के कौन से शासक ने चलाए थे, तो कुषाणों ने चलाए थे। कुषाण में नाम पूछेगा आपसे तो विम कटफिसेस ने चढ़ाए थे। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हुविस्क आते हैं। ये हुक्कुपुर, इनको कश्मीर में ये एक नगर की स्थापना करते हैं, हुक्कुपुर नाम रहता है।
और फिर उसके बाद आते हैं लास्ट जो कि कनिष्क रहते हैं। कनिष्क बहुत फेमस रहते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कनिष्क के बारे में। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक रहते हैं अगर विम कटफिसेस की बात ले तो, ठीक है। विम कटफिसेस रहते हैं और ये कुषाण रहते हैं। कनिष्क के हान राजवंश के सम्राट हान तो के साथ सेनापति को इन्होंने हराया था। ये हान राजवंश ये कहाँ से आएंगे, तो ये चाइना के थे, ठीक है। कुषाणों में संस्कृत भाषा को प्रमुखता किसने दी थी, तो कनिष्क ने दी थी। अश्वघोष जो थे इनके क्या थे, गुरु थे। इन्हीं के समय में कुषाण यानी कि कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। ये किसके दिमाग की उपज रहती थी, अश्वघोष के दिमाग की उपज रहती है। उन्होंने वो मतलब उनका ये कहना रहता है कि आप धर्म का मतलब आप धर्म की वजह से ही सारी जनता को इकट्ठा कर सकते हो, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है एक तरह से नहीं होता है कि जनता को अपनी तरफ जितना करे रहेंगे तो उतना विरोध कम होगा, ठीक है, और अच्छे से इनका शासन चलता रहेगा। तो ये चीज था पूरा। सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक थे, शक युग का ये शुरुआत करता था। इसमें आते हैं तो ये जो देखते हैं ये क्या था, ये कुषाण। कुषाण के बाद ये देखिए शक युग का, शक युग यानी कि यहाँ पे शक और विक्रम संवत चलता है। तो शक संवत 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट करते हैं, यही कनिष्क के समय में होता है। अब यहाँ पे कनिष्कपुर नगर भी ये बसाता है, कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर ये अश्वघोष बुद्ध और यहाँ पे बुद्ध से भिक्षा प्राप्त करता है। बुद्ध का भिक्षा भिक्षा किससे, मतलब ये इनके गुरु जो रहते हैं अश्वघोष रहते हैं, उनसे ये बुद्ध की भिक्षा प्राप्त करता है और बौद्ध धर्म को मानने लगता है। अब ये शकों ने छत्र प्रणाली चलाई थी, जिनमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रणाली प्रारंभ की गई थी। छत्र भी देखिए जो शक थे वो विदेशी थे, ठीक। वो क्या थे, मतलब अफगानिस्तान का एरिया ले लीजिए आप, अगर मैप देखिएगा तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया अफगानिस्तान, काबुल, तुर्कमेनिस्तान, ये तो यहाँ से क्या करते थे, आते थे और कोई जो है स्टेट जीते थे भारत का। मान लीजिए यहाँ पे जीत लिया इन्होंने, पंजाब का एरिया जीत लिया, कश्मीर का एरिया जीत लिया, तो यहाँ पे क्या करते, वो जो राजा आता था जो हराता था, वहां पे अपने किसी भरोसेमंद इंसान को छत्रप के रूप में यहाँ बैठा देते थे कि इस राज्य को तुम देखोगे, इसका टैक्स जो है वसूलोगे और उसके बाद हमें भेजोगे। क्योंकि अफगानिस्तान से यहाँ पे देखना, ये इतना उस टाइम में इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, उतनी गाड़ियां भी नहीं थी, कितना मतलब इतना सुविधा नहीं था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे अपना छत्रप बैठा देते थे, वो टैक्स वसूलता था, सब कुछ देखता था, ठीक। फिर यहाँ पे मान लीजिए दूसरा जीता तो यहाँ पे दूसरे छत्रप को बैठा दिया, तीसरा जीता छत्रप। तो छत्र प्रणाली का जो प्रारंभ होता है ये शक काल में ही आता है, ये चीज याद कीजिएगा। तो इसी से क्या होता है, इसी से जो भारत रहता है वो स्टेट में यानी कि प्रांतों में विभाजित होने लगता है। ये अलग प्रांत हो जाता है, ये अलग प्रांत, तो प्रांतीय व्यवस्था सबसे पहली बार शकों के शासनकाल में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यूनानियों ने मिलिट्री गवर्नरशिप की जो परिपाटी है उसको चलाई। मुक्तिदाता की उपाधि ये लेते थे शक जो है। अब ये खत्म हो गया। देखिए शैव धर्म है, शैव धर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे कुषाण शासक जो थे उनके सिक्कों पे शिव, त्रिशूल, वृषभ ये सब अंकित थे, तो कुषाण शासक शैव धर्म को मानते थे, ये चीज है। शैव धर्म के उप संप्रदाय की बात करें तो शाक्य, नाथ, दशनामी और नाग संप्रदाय आते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म कौन सा है, शैव धर्म ही है, ठीक। अब यहाँ पे लिंगायत और वीर शैव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगायत संप्रदाय से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे भगवान शिव का जो है देखिए यहाँ पे है लिंगायत संप्रदाय मानता है तो भगवान शिव का लिंग धारण करने वाले। अब यहाँ पे जो है वीर शैव या लिंगायत कहलाए कौन से, जो बासवन्ना के अनुयायी थे वो वीर शैव या लिंगायत कहलाए। लिंगायत जो है वीर शैव या लिंगायत ये स्वयं को एक अलग धर्म घोषित करने की जो है मांग की जा रही थी यहाँ पे। और लिंगायतों ने कर्म के आधार पे वर्गीकरण को पैरवी थी, मतलब ये कर्म को मानते थे, बढ़ावा देते थे। कर्नाटक में इनकी अधिकांश जो लिंगायत संप्रदाय है कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। लिंगायत अपने मृतकों को दफनाते हैं, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। तो ये अपने मृतकों के करते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं है, और मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं, याद कीजिएगा इसको। फिर भारत में प्रसिद्ध अगर शिव मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर ओडिशा में है, ठीक है। और यहाँ पे वडक्कुनाथ मंदिर केरला में है, यहाँ पे कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, कोटिलिंगेश्वर मंदिर यहाँ पे कर्नाटक तेलंगाना में है, सॉरी कर्नाटक में स्थित है। तारकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे चिदम्बरम नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है। और आइए अगर अमरनाथ तो ये कश्मीर में है। और यहाँ पे लास्ट आता है मुरुदेश्वरा मंदिर, ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। अब ये भी याद रखिएगा त्रयंबकेश्वर मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मंदिर भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे भागवत संप्रदाय आता है। भागवत संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहते हैं वो रहते हैं कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए तो विदिशा वेशनगर के गरुड़ स्तंभ पे वह भागवत धर्म संबंधी साक्ष्य मिले हैं। अब कौन से शासक के वर्ग के लोग गुप्त सम्राट भागवत धर्म को मानते थे, तो गुप्त सम्राट में भागवत धर्म की जो है बहुत बड़ी लेवल पे इसका बहुत आगे बढ़ाया गया। परम भागवत उपाधि धारण करते थे बुद्ध संप्रदाय, तो बौद्ध जो गुप्त वंश के लोग थे ये भागवत धर्म को मानते थे।
फिर पंचवीस यानी कि यहाँ पे पंचवीर आते हैं, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और सांब और अनिरुद्ध ये सब आते हैं। चातुर्य में ये आते हैं। मंदिर देखिए, भागवत धर्म में क्या होता है, मंदिर जो बनता है वो 5 उसमें बनता है कि सेंटर में मेन भगवान रहेंगे और यहाँ पे 4 जो है उनके साइड में भगवान रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है, बीच में कृष्ण रहेंगे और यहाँ पे शिव पार्वती हो गए, यहाँ पे गणेश हो गए, यहाँ पे और इंद्र हो गए और भी यहाँ पे हो गए, तो 4 ऐसे मंत्री। ये प्रथा जो है ये किस काल में शुरू हुई, गुप्त काल में ही शुरू होती है भागवत धर्म के बाद। तो ये गुप्त पीरियड में ही ये शुरू होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ संप्रदाय हैं, जैसे कि देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट संप्रदाय हैं। तो देखिए जो पहला संप्रदाय यहाँ पे है वो है आजीवक संप्रदाय। इसके जो संस्थापक है वो कौन है, मक्खली गोसाल है। आजीवक संप्रदाय, इसको नियतिवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें ये इनका ये मक्खली गोसाल जो है ये जैन धर्म के, सॉरी हाँ, ये जैन धर्म के ही रहते हैं। जैन धर्म से फिर ये टूट करके अपना अलग संप्रदाय बना लेते हैं, आजीवक। इनका मतलब ये नियतिवादी का मतलब कि अपने भाग्य में जो पहले से मतलब वही होगा जो पहले से तय होकर के रखा है। तो ये चीज़ ये मानते थे। इसका झुकाव मतलब किसका झुकाव मक्खली गोसाल के आजीवक संप्रदाय की तरफ था, तो यहाँ पे बिंदुसार का झुकाव था। बिंदुसार कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, यानी मौर्य वंश के सेकंड अगर शासक जो थे वो बिंदुसार थे। ये चीज है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में अगर बात करें, यहाँ पे गुप्त वंश आता है तो 275 से 550 ईस्वी तक गुप्त काल रहता है। गुप्त जो है ये संभवतः कुषाणों के सामंत थे, तो कुषाण जो पीरियड रहता है उनके सामंत थे। और इनके संस्थापक महाराज श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश की संस्थापक करते हैं, स्थापना करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय यहाँ प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनका उदय होता है। ये राज्य जो था ये इतना तो शक्तिशाली नहीं हो पाया जितना मौर्य था, लेकिन फिर भी मतलब शक्तिशाली था। अगर मौर्य से तुलना करेंगे तो कम था, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे गुप्त वंश में पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईसा पूर्व में, और यहाँ पे 19 या 20 याद कीजिएगा। प्रथम महान गुप्त शासक रहते हैं ये। सिक्कों पर यहाँ पे कुमार देवी का नाम ये अंकित कराते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे समुद्रगुप्त आते हैं, 335 से 375 ईसा पूर्व तक रहते हैं। पराक्रमांक की उपाधि धारण करते हैं। ये श्रीलंकाई शासक जो मेघवर्मन रहते हैं उनसे बौद्ध मठ बनाने की अनुमति इन्होंने मांगी, ठीक है। किसने मांगी, समुद्रगुप्त से मेघवर्मन ने मांगी थी। क्या, बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ये श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन प्रथम। कविराज की उपाधि इनको मिली थी क्योंकि ये कविता भी लिखते थे। लिच्छवी दोहित्र इन्हें कहा गया प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः किसके द्वारा लिखित गई थी, मतलब लिखवाई गई थी, तो ये अशोक द्वारा निर्मित की गई थी। फिर से आते हैं थर्ड नंबर में चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। इनके दरबारी विद्वान कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, वाराहमीर, वरुचि ये रहते हैं। चांदी के सिक्के चलाते हैं। महलौली में जो लौह स्तंभ मिला है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर नेक्स्ट यहाँ कुमारगुप्त प्रथम जो आते हैं ये आते हैं यहाँ पे तीसरे के बाद ये चौथे नंबर पे आते हैं। पांचवें नंबर पे देखें तो स्कंदगुप्त आते हैं। फिर यहाँ पे अन्य तथ्य कुछ दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद देख लेते हैं गुप्तकालीन जो अधिकारी हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए गुप्तकालीन जो अभी अधिकारी है वो पूछता है, तो यहाँ महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था, महादंड नायक न्यायाधीश को कहा जाता था, दंडपासिक किसे कहा जाता था, पुलिस विभाग को कहा जाता था, ठीक है। भांडागाराधिकृत किसे कहा जाता था, राजकोष का अधिकारी होता था उसको कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कुमारमात के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। गोप्ता सीमांत प्रदेश को कहा जाता था। पुलिस कर्मचारी को भाटा कहा जाता था। महत्तर गांव का मुखिया होता था उसको महत्तर कहा जाता था, ठीक। ये चीज है। आर्थिक स्थिति में वही है। प्रणय भट्ट देखिए पुलिस कर होता था। भूमि के जो प्रकार होते थे, खिल जो होता था, न जोते जाने वाली जो भूमि होती है उसको खिल कहा जाता था। औदक दलदली भूमि को औदक कहा जाता था। वास्तु किसे कहा जाता था, वास योग्य जो भूमि होगा, जहां रहना था, जहां पे निवास करते थे उसको वास्तु कहा जाता था। अपरहत जंगल की जो भूमि अपरहत होती थी, और क्षेत्र जो होता था उस खेती योग्य जमीन को क्षेत्र कहा जाता था। सामाजिक स्थिति देखें तो दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। फाहियान के अनुसार समाज में अछूतों का प्रवेश जो था वो वर्जित था। वर्णों का आधार कर्म न होकर के जन्म था। तो अब क्या है, वर्णों का आधार जो था वो कर्म नहीं था, वो जन्म था। ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था या मिला था, ये चीज था। यहाँ पे कला संस्कृति में देखें तो यहाँ पे शतरंज खेल की शुरुआत गुप्त काल में होती है। और यहाँ पे नागार्जुन ने इस चिकित्सा की खोज की थी। कौन सी चिकित्सा की खोज की थी, धन्वंतरी ने अष्टांग हृदय हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की खोज की थी। ये चीज है। यहाँ पे वाराह मिहिर ज्योतिष थे। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक आदि की रचना इन्होंने की थी। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था इस टाइम। आर्यभट्ट ने, अगर देखें विद्वानों के लिहाज से देखें तो, जो कला संस्कृति के लिहाज से देखें तो गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट था। आर्यभट्ट गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ थे।
ठीक, ये चीज यहाँ पे है। फिर आते हैं अष्टीय हर्षवर्धन आते हैं, पुष्यमित्र शुंग जो कि 606 से 647 तक रहते हैं। पुष्यभूति वंश आता है, सॉरी। तो देखिए गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश आता है, ये आप छोड़ भी सकते हैं। वेनसांग जो रहता है, यात्री का विवरण देख लेते हैं। तो वेनसांग जो है ये इसने भारत को यीन तू कहा, 630 में भारत आया था ये। वेनसांग हर्ष के जो शासनकाल में आया था, तो हर्ष के शासनकाल में ये आया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। इन्होंने वेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा, कृषक कहा। ठीक, खट दर्शन की बात करते हैं अगर, तो 16 दर्शन, यानी कि यहाँ पे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, और न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है। अब वैशेषिक, अब यहाँ पे जो दर्शन है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल, महर्षि कपिल है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि है। न्याय दर्शन के गौतम है। और वेदांत दर्शन के उत्तर मीमांसा है। और फिर इसके उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन वज्रायण है, आदि शंकराचार्य। वैशेषिक के जो है वो है आपके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे परमाणु की स्थापना महर्षि कणाद ने की थी। तो कणाद जो है वैशेषिक धर्म के दर्शन के रचयिता है। पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन थे, महर्षि जैमिनी थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए, इसको याद कीजिएगा। फिर पाल वंश आता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सेन वंश आएगा। फिर यहाँ पे काकतीय वंश आएगा कश्मीर का। और देखते हैं यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश आएगा, ये साउथ का पूरा है। ठीक, तो पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। देवपाल इसके संस्थापक रहते हैं, और महिपाल रहते हैं सेकंड नंबर पे। राजधानी उदयपुरी रहती है बौद्ध मठ में। रामपाल भी पाल वंश के स्थापक रहते हैं, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। कश्मीर राजवंश की बात करते हो, कारकोट वंश संबंधित रहता है कश्मीर से। यहाँ के जो संस्थापक रहते हैं दुर्लभ वर्धन रहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहता है। प्रमुख राजपूत राजवंश की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक कौन रहते हैं यहाँ पे, ये चलता है 3 कन्नौज युद्ध, मतलब यहाँ पे त्रिपक्षीय कन्नौज युद्ध इन्हीं के शासनकाल में चलता है। अब देखिए हर्षवर्धन के जाने के बाद ये त्रिपक्षीय कन्नौज युद्ध चलता है। कन्नौज में राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार ये रहते हैं, तीनों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध चलता है कन्नौज पे अधिकार करने के लिए। तो यहाँ पे विजेता गुर्जर प्रतिहार होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। फिर यहाँ पे चौहान वंश आते हैं, प्रमुख राजपूत अगर देखें चौहान वंश के बारे में, तो चौहान वंश में यहाँ वासुदेव है, चौहान प्रशासकों के सामंत थे। ठीक, इसमें पृथ्वीराज द्वितीय भी आते हैं चौहान वंश में। जो इंपॉर्टेंट आते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी को हार मिलती है। फिर सेकंड होता है, सेकंड में क्या होता है, कब होता है, 1192 होता है, जिसमें गोरी जो होता है वो जीत जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, वो हार जाते हैं, ये चीज है। राजा भोज की बात करें, सर्वत्र जो है परमार राजा थे, भोजपुर जिला इन्होंने निर्माणित किया था, ये चीज है। कविराज की उपाधि इन्हें मिली थी। ये अगर देखें तो ये किस में आएंगे, परमार वंश में आएंगे। दक्षिण भारत का राजवंश यहाँ पे बचता है। तो दक्षिण भारत के राजवंश में अगर याद कीजिए तो संगम युग आता है। संगम साम्राज्य में चोल, चेर और पांड्या आते हैं। चोल साम्राज्य की बात की तो 875 से यहाँ पे 1175 संस्थापक विजयपाल रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संगम युद्ध का मतलब, संगम जो युग था इसका मतलब, संगम जो है एक साहित्य का संकलन था दक्षिण भारत में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम के अध्यक्ष जो रहते हैं वो अगस्त मुनि रहते हैं, और यहाँ पे तृतीय के रहते हैं तुलक्का पेयर, और यहाँ पे तृतीय में रहते हैं नक्की। तो अगस्त जो ऋषि रहते हैं स्थल कहाँ, मदुरै में होता है। तुलक्का पेयर ये कपाटपुरम में होता है। नक्करी जो है ये उत्तरी मदुरै में होता है। ठीक, पांड्य राजवंश आता है, संगम साहित्य आता है। संगम साहित्य जो है प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं। यहाँ पे भागों में विभक्ति किया, अगम और पुरम 2 भागों में विभक्ति किया गया है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अन्य अगर यहाँ पे देखिए फैक्ट, और चालुक्य राजवंश तो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक चालुक्य राजवंश चलता है। ठीक है, फिर काकतीय डायनेस्टी आता है, और उसके बाद वाकाटक आते हैं। ठीक है, तो काकतीय डायनेस्टी बात करते हैं तो यहाँ पे बंदर का राजधानी जो है मोतुपल्ली रहता है। बंदर का उरुगल्लू रहता है राजधानी इनका। फिर आता है वाकाटक। वाकाटक के जो राजा थे वो ब्राह्मण थे। ठीक, ये चीज आ जाता है यहाँ पे। रुद्रसेन नीति के बारे में यहाँ पे बोला गया है। दक्षिण भारत के राजवंश में देखें तो पल्लव राजवंश, महेंद्र वर्मन राजवंश आते हैं, राष्ट्रकूट वंश आते हैं। राष्ट्रकूट वंश आप लोग देखिए, ये चैप्टर सारे पढ़ाए गए, डिटेल में आप पढ़ना है तो वो लेक्चर जा करके देख लीजिएगा, आज बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा। और देखिए मुझे जो दक्षिण भारत का इतिहास है थोड़ा मैं फास्ट चली हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए पिछले जो, ये आपको पढ़ना कैसे ये मैंने बता दिया। ये दक्षिण भारत का जो इतिहास अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो ये सारे इसके लेक्चर एक एक सेपरेट करके पढ़ा हुआ है, इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, एंशिएंट पूरा खत्म हो गया। अभी एक दिन मेडिवल का लेके आऊंगी, फिर एक दिन हम 1 से 2 क्लास हम लोग मॉडर्न का मैराथन ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।